आज मुझे त्रिदोष सिद्धांत इस विषय पे एक गेस्ट लेक्चर देना है। तो हम शुरुआत करेंगे धन्वंतरी स्तवन से। शंखं चक्रं जलोकान् दधत मृतघटं चारुदोषिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम। चलो, आज हम इस सत्र का आरंभ कर रहे हैं। मैं सभी छात्रों का या पुनर्वसु चिकित्सालय के सभी वैद्यों का सादर प्रणाम करता हूं और मेरा लेक्चर शुरुआत करता हूं। आज हम त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आप सभी लोग प्रथम वर्ष बीएमएस के छात्र हैं और अभी आपका कॉलेज शायद शुरू हुआ है, शायद 1-2 महीने ही हुए हैं। तो त्रिदोष सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। मेरे जानकारी के अनुसार आप लोगों को वाग्भट सूत्र, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का पहला अध्याय से पहले ही पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स तो आपको पक्के ज्ञात है, उसका ज्ञान है, लेकिन हम उसका और विस्तार से त्रिदोष के बारे में आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है सूत्रों पे ज्यादा भर न देते हुए उसके कंसेप्ट, उसके मूल सिद्धांत जो है उस पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये मूल त्रिदोषों के बारे में ग्रंथों में क्या वचन आते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि ये सूत्र आता है वाग्भट सूत्र चैप्टर 11 अध्याय 11 में आता है, अध्याय 11। तो उसमें वर्णन ऐसा आता है, दोष धातु मनामूलम शरीरस्य। तो ये शरीर के मूल है। शरीर के मूल मतलब आप सभी को अभी पता होगा, आप सभी ने हृदय अभी तक शायद उसके बारे में देखा होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। तो ये मूल, इसका जड़े, जिसको हम हिंदी में जड़े कहते हैं या रूट्स कहते हैं, तो उनका जैसे किसी भी पेड़ या पौधे के स्ट्रक्चर में जो जड़ों का महत्व है, जो रूट्स का महत्व है, वही महत्व दोष धातु मल इनका हमारे शरीर में रहता है, ऐसा हमारे ग्रंथों का वचन आता है। तो ये थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो ये खाली दोषों के बारे में नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे दोष धातु और मल तीनों का अंतर्भाव किया गया है। तो दोष जो है वो आपको पता है त्रिदोष है, वात पित्त कफ, सप्त धातु है और त्रिमल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल दोष ही शरीर का मूल है, ये दोष धातु और मल तीनों मिलकर शरीर का मूल है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे जो मैं अष्टांग हृदय के टीकाकारों के बारे में बात कर रहा था, तो मूल ग्रंथ जो है, अभी अष्टांग हृदय भी 7वीं शती का ग्रंथ है, 6वीं या 7वीं शती का। तो उससे काफी ज्यादा साल हो चुके हैं कि वो कह रहे वो हमें पहचानने में या उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। और फिर भी जो टीकाकार रहते हैं, जो हमारे बीच के, जैसे उनको ब्रिजिंग गैप्स कहा जाता है, वो उसमें कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास करते हैं ताकि हम उसे और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। तो वहां पे टीकाकार बताते हैं आरंभकत्वात्, जैसे जड़ों से हम जैसे सीड्स या बीज बोते हैं और उससे धीरे धीरे पौधे या पेड़ की उत्पत्ति होती है, वैसे ये दोष धातु मल शरीर के मूल है, इससे शरीर का आरंभ होता है। आरंभकत्वात् शरीर से, ऐसा टीकाकार बताते हैं। तो दोष धातु मल इनके बिना शरीर का चलन वलन, शरीर की नॉर्मल सभी जो प्राकृत प्रतिक्रिया है, प्रक्रियाएं हैं, वो चल नहीं पाएगी, ऐसा ये शब्द का अर्थ है। अगर ये जड़े ही काट दी जाए, अगर हम शाखाएं काट देते तो शायद पेड़ बचता है, अगर हम जड़ें काट देते हैं तो पेड़ बच नहीं पाता, वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। उसी तरह अगर दोष धातु मल है तो शरीर अच्छा रहता है, उनके फंक्शंस, उसकी क्रियाएं अच्छी रहती है। और अगर दोष धातु मल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे तो शरीर बिगड़ जाता है। तो इसका ये मूल अर्थ है। तो ये अगर नहीं अच्छा काम करेंगे तो शरीर विकृत बन जाएगा, व्याधिग्रस्त बन जाएगा, ऐसा ये मानना है। तो यह अभी जैसे हमने देखा, वैसे ही उसी को सुश्रुत संहिता ऐसे बताती है कि त्रिस्थूण है। यहाँ पे आप एक फोटो पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, जिसपे एक बंगलो का चित्र है
और उसमें से पिलर्स दिखाए गए हैं। स्थूल मतलब पिलर्स, खंबे, त्रि मतलब तीन। तो जैसे ये इमारत के रचना में ये पिलर्स का, ये खंभों का महत्व है, वैसे ही दोष धातु मलों का शरीर की रचना में महत्व है। जस्ट टू करेक्ट, दोष धातु मल नहीं, सुश्रुत खाली त्रिदोषों को त्रिस्थूण कहते हैं, तो वो सुश्रुताचार्य खाली दोषों को खंभों का महत्व दे देते हैं। तो ये जो है, ये तीन दोष शरीर के संभव हेतु है। संभव मतलब निर्मिति में, प्रक्रिया में, शुरुआत में जो हेतु है जिनसे शरीर बनता है, वो ये त्रिदोष है। तो यहाँ पे दल्लन टीकाकार ऑब्वियसली ऐसी शंका उपस्थित करते हैं कि हमें तो बताया गया है कि शुक्र और शोणित, जो पुरुष शुक्र और स्त्री आर्तव है, वो देह के उत्पत्ति में कारण है। वो तो खुद ये शंका उपस्थित करते कि आप एक बार कह रहे हो कि शुक्र और शोणित देह उत्पत्ति के कारण है, और अब यहाँ आप कह रहे हो कि ये त्रिस्थूण, ये त्रिदोष देह के संभव हेतु है। तो ये कैसे समझा जा सकता है? और वो खुद ही उसका निरसन करते हुए बताते हैं कि शुक्र शोणित या बीज है, ये जो उत्पत्ति के योनि है, उनसे शरीर, उनके बिना शरीर निर्माण नहीं हो, और त्रिदोषों के बिना ये शरीर चल नहीं पाता। तो हम थोड़ी आसानी से अगर इसको समझना चाहे, तो जैसे ये मूल है, जैसे ये खंबे है, वैसे ये फंक्शनल यूनिट्स है, इनके बिना शरीर चल नहीं पाता। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अभी अब जैसे मैंने उल्लिखित किया कि आप फर्स्ट ईयर की पहली या पहले दूसरे महीने में है, तो ये सब अब जब नॉर्मल कोर्स ऐसा रहता है कि हम सब 12th की एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस के लिए प्रयास करते हैं, वहां पे नहीं मिलता और फिर एडमिशन नहीं हो पाती, तो हम किसी और कोर्स के लिए, तो बीएमएस के लिए आ जाते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें ऐसी शंका उपस्थित होती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ शरीर के बारे में अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक कुछ अलग ही पढ़ते आए हैं। जैसे कुछ कुछ उसके एनाटॉमी है, कुछ फिजियोलॉजी है, उसकी कुछ प्रक्रिया है जो हम 12th तक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे हम कुछ पंचमहाभूत, त्रिदोष, ऐसी कुछ संकल्पनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी स्वाभाविक शंका उपस्थित हो सकती है कि हम डॉक्टर बनने आए हैं या कुछ तत्व ज्ञान, फिलोसॉफी का लेक्चर सुनने आए हैं। क्या सही मायने में इसका हमें प्रैक्टिस में, हमारे रोज के व्यवहार में कोई फायदा है या नहीं, ये उपस्थित होना स्वाभाविक है। तो इसी के लिए मैं मानता हूं कि हम अगली स्लाइड देखेंगे। भी आप कुछ पिक्चर्स देखते होंगे। हमें अगर डॉक्टर बनना है, हमें अगर क्रिकेटर बनना है, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम जो भी फील्ड में काम करना चाहते हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उस फील्ड में बेस्ट काम करने का प्रयास करें, उस फील्ड में सर्वोत्तम जो भी है उसके उसके लिए हम प्रयास करें। तो मैं मानता हूं आप सब लोग अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो। मैं डॉक्टर ये शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका स्पष्टीकरण मैं आगे दे दूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग अच्छे डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी तक का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण, एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर जी का। हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, हो चुके हैं, वो है, लेकिन अभी निवृत्त, रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है। उनका बेसिक पोटेंशियल, फिर उसके ऊपर उनका बेसिक हार्डवर्क, और फिर उसका परफॉर्मेंस, ये सभी चीजें सही मायनों में हमारे लिए आदर्शवत है। तो हम सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिस तरह सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। तो उसके लिए हम चाहते हैं, या सचिन तेंदुलकर जी ने सोचा कि हम एक बड़ी, बहुत अच्छी क्रिकेट की टीम बनाते हैं, और उसी लिए उन्होंने एक कुछ अच्छे दुनिया भर के जो खिलाड़ी है उनका संग्रह करने का, उनको ढूंढने का प्रयास किया। और यहाँ पे कुछ चित्र आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेस्सी है, यहाँ पे रोनाल्डो है, यहाँ पे फेडरर है, यहाँ पे राफेल नदाल है। तो आप अगर सोचते हो कि ये दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी है, और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों का फोटो इस्तेमाल किया है। तो अगर हम सोचते हैं, सचिन तेंदुलकर जी सोचते हैं कि मैं एक बहुत बेहतरीन, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने ये चीजें देख ली, और मैं सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली
आप लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या कर रहा है आदमी, ये आदमी क्या बात कर रहा है। सचिन तेंदुलकर सही मायने में ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन क्या हम क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, या फुटबॉल की बना रहे हैं, या टेनिस की बना रहे हैं? तो अगर हम सचिन तेंदुलकर जी जैसा बनना चाहते हैं, सही मायने में हम डॉक्टर नहीं, हम बीएमएस कोर्स के लिए आए हैं, तो हम वैद्य बनना चाहते हैं। हम वैद्य बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते। दुनिया के तौर तरीकों में हमें डॉक्टर बुलाया जाएगा, हम डॉक्टर में हम खुद को मानेंगे, लेकिन सही मायने में हम वैद्य बनना चाहते हैं। हम सचिन तेंदुलकर जी फुटबॉल की टीम नहीं बनाना चाहते, टेनिस की टीम नहीं बनाना चाहते, वो क्रिकेट की टीम बनाना चाहते हैं। तो फिर अगला सवाल आता है, अगर ऐसा है तो उनके टीम मेंबर्स कौन से होने चाहिए? क्या ये सही टीम मेंबर्स है? ये मान लीजिए, ये मान सकते हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन इन लोगों से एक क्रिकेट की अच्छी टीम नहीं बन सकती, क्रिकेट की अच्छी टीम नहीं बन सकती। तो टीम मेंबर्स कैसे होने चाहिए? तो ये जैसे सचिन तेंदुलकर जी का अभी उदाहरण दिया, वैसे उदाहरण अभी आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी के जगह एक वैद्य को रखा गया है, एक वैद्य को रखा गया है, और बाजू में जो है वो मान लीजिए दुनिया के अभी के बेहतरीन कुछ टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल एक डॉक्टर कर रहा है। तो क्या कर रहा है एक डॉक्टर? वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कुछ बोन्स, मसल, जॉइंट्स, ब्रेन एक्सेट्रा उनके एनाटॉमी पढ़ रहा है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इनकी तरह उनका शरीर का फंक्शन कैसे होता है, क्रियाएं कैसी होती है, ये जानने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ बायोकेमिकल मार्कर्स है, कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, और कई सारे हैं, मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कई रखे हैं। उनमें कुछ बदलाव आते हैं जिससे बीमारी पैदा होती है, ऐसा अभी का साइंस मानता है, तो वो उनका अध्ययन कर रहा है। कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे एक्सरे है, एमआरआई है, उनका अध्ययन कर रहा है। और इन सब को मिला के वो एक आइदर ओपीडी, आउट पेशेंट बेसिस, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, माफी चाहूंगा यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काम करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैंने वो तेंदुलकर जी का उदाहरण दे रहा हूं, एक वैद्य है जो, जैसा मैंने कहा, हम अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं, हम अच्छा तेंदुलकर जी की तरह अच्छा बनना चाहते हैं, और हमारे आजू बाजू में वो टीम मेंबर्स है, वो अनफॉर्चुनेटली इस घटना को मैच नहीं कर रहे, उनका संतुलन नहीं हो पा रहा है। माना कि फेडरर जी, नदाल या रोनाल्डो, मेसी, ये सब बेहतरीन खिलाड़ी है, हमें उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन द पॉइंट हियर इज, मेरा मुद्दा यह है कि इनसे क्रिकेट की टीम नहीं बनाई जा सकती। वैसे भी ये सब सीखने से हम अच्छे वैद्य नहीं बन सकते। द पॉइंट इज, हम अच्छे वैद्य नहीं बन सकते। तो हम अच्छे वैद्य बनने के लिए, जैसे तेंदुलकर जी को शायद MS धोनी, शायद सौरव गांगुली, शायद स्टीव स्मिथ, या और भी दुनिया के जो क्रिकेटर्स है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, या फिर इंडिया की टीम बनाने तो ही भारत के ही क्रिकेटर्स को चुनना होगा। उसी तरह अगर अच्छा वैद्य बनना है तो हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? तो ये हम अगले स्लाइड पे देख पाएंगे। तो हमें अच्छा वैद्य बनना है तो हमें सोचना है, हमें पढ़ना है, तो इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होगी, तो हम एक अच्छी टीम बना पाएंगे। तो ये जानकारी किन चीजों की है? तो सबसे पहले दोष धातु मल है, फिर उसके बाद आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य क्या है, व्याधि क्या है, हेल्थ एंड डिसीज प्रोसेस क्या है, परीक्षण कैसे किया जाता है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, निदान पंचक, ये सब आपने पहले अध्याय में शायद उसका बेसिक्स पढ़ा होगा। निदान पंचक क्या है, फिर पाद चतुष्टय क्या है, उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टय। तो ये हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ओपीडी का, हमारे चिकित्सा का ये बेस है। तो हम अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं तो हमें ये संज्ञाओं का, ये कंसेप्ट्स का, ये मूल तत्वों का अच्छी तरह अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग, अवबोध और इम्प्लीमेंटेशन, अनुष्ठान, जो शायद आपने टीका में पढ़ा होगा, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादराः, ऐसा जब कहा गया है तो कैसे आदर रखना है, इस पे टीकाकार लिखते हैं, पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, इनको अच्छी तरह याद रखना है, याद करना है।
उनको अच्छी तरह समझना है, अवबोध करना है और अनुष्ठान उसके हिसाब से हमारा बर्ताव रखना है। जैसे अच्छी क्रिकेट टीम बन सकती है, वैसे ही अच्छा वैद्य बन सकता है अगर वो इन संज्ञाओं का अच्छी तरह से अध्ययन करे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ये टू समराइज, टू कंक्लूड, मैं अभी तक के जो स्लाइड्स है उनका कंक्लूड करना चाहूंगा कि आपको अच्छा वैद्य बनना है तो आपको ये चीजों का ज्यादा तरीके से अध्ययन करना, उनको समझना आपके चिकित्सा व्यवहार के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी के प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं तो हमें हमारा काम अच्छी तरह से करना चाहिए। फॉर्चुनेटली हमारे सुदैव से ये हमारे हाथ में जो शास्त्र है वो ये क्षमता रखता है कि वो स्वास्थ्य और व्याधि, चाहे वो किसी भी सदी के हो, उनकी चिकित्सा करने में या स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हमारी मदद कर सकता है, हमारी मदद करता है। और इसका सबूत है, अभी आप जो आगे देखेंगे वो काफी सारे आयुर्वेद चिकित्सा, शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले वैद्य। तो ये हमें जानना है, ये इसका कंक्लूजन है, हमें ये अच्छी तरह जानना है। तो अभी हम दोष धातु मल, इनके बारे में ज्यादा न बोलते हुए खाली त्रिदोष के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे आज के व्याख्यान का विषय है। तो बेसिकली ये रचना कैसे आती है, तो ये इस तरह से आती है कि जैसे सृष्टि में सोम, सूर्य और अनिल, ये तीन तत्व है। सोम, सूर्य और अनिल जैसे तीन तत्व है, वैसे ही मानवीय शरीर में ये तीन दोष है, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया है। जिसको थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे, संज्ञाएं देखेंगे, तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ऐसा कहा गया है। ये टर्म आप आगे अपने फर्स्ट ईयर में भी अभी शायद पढ़ी होगी, या उसका वर्णन चरक शारीर स्थान तीसरे या चौथे अध्याय में कहीं पे आया हुआ है, तीसरे, चौथे या पांचवें अध्याय में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो एक्चुअली यहाँ पे उसका थोड़ा मैंने बदल किया है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बताते हुए चरकाचार्य बताते हैं कि जैसे पृथ्वी में पंच महाभूत है, वैसे मानवीय शरीर में पंच महाभूत, जैसे ये शरीर पंच महाभूतों से ही बना है। तो पंच महाभूत ये एक्चुअली उसका बेसिक है, उसका मूल तत्व पृथ्वी का और शरीर का पंच महाभूत है। हमारे ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है कि पंच महाभूत और आत्मा, इनके समुदाय से मानवीय शरीर बनता है। तो ये मानवीय शरीर पंच महाभूतों से बनता है, ये तो हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। लेकिन जहां तक चिकित्सा व्यवहार की या चिकित्सा की बात आती है या स्वास्थ्य की बात आती है, सबसे ज्यादा महत्व आयुर्वेदीय ग्रंथों ने ये तीन दोषों को दिया है। तो लोक पुरुष साम्य में थोड़ा जो ग्रंथकारों ने जो सीक्वेंस दिया है उसको थोड़ा अलग रख के, मैं जैसे ये बताया गया है कि सोम, सूर्य, अनिल सृष्टि में है, उसी तरह मानवीय शरीर में वायु, पित्त और कफ, ये तीन दोष है। नाउ ऐसा सूत्र आता है कि ये जैसे ये सृष्टि का साम्य अबाधित रखते हैं, वैसे ये तीन दोष मानवीय शरीर का साम्य अबाधित रखते हैं, क्रियाएं अच्छी रखते हैं। तो उनका काम क्या है, तो यहाँ पे वो कोट नहीं किया है, लेकिन सुश्रुत संहिता का वचन आता है, विसर्ग, आदान, विक्षेप इनका काम है। विसर्ग ये काम सोम का है, पहले कफ दोष का विसर्ग, सूर्य का आदान और वात अनिल का विक्षेप, उनको थोड़ा सा बारीकियों से समझेंगे। सोम का काम है विसर्ग, विसर्ग मतलब बल देना, शरीर का काम, शरीर का बल देना, ये काम सोम तत्व का है। जैसे चंद्रमा तत्व का काम सृष्टि में है, शरीर को बल देना। आप उदाहरण के तौर पे या थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए ऐसा मानिए कि अगर इनमें से ये तीन तत्व संतुलित तरीके से बैलेंस्ड स्टेट में काम करते हैं, इस वजह से हमारी सृष्टि का चलन वलन अच्छा हो रहा है। अगर पल भर के लिए मान ले कि दिन है, रात है, और उनका कुछ क्रिया या सृष्टि के चलन वलन आदि कर्म चालू है वात की वजह से है। अगर ये पल भर के लिए मान लेते हैं कि अगर सूरज ही 24 घंटे चलता रहा तो पृथ्वी में क्या हो जाएगा, अगर चंद्रमा ही 24 घंटे चलती रही तो क्या हड़कंप मच जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर सूर्य तत्व ही ज्यादा रहा तो
वहां पे रात नाम की चीज ही अस्तित्व में नहीं रहेंगी। अगर चंद्रमा तत्व ही 24 घंटे चला रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा, और इसका मानवीय शरीर पे भी ऑब्वियसली स्वाभाविक तौर पे कुछ प्रभाव रहेगा। उसी तरह अगर सोम सूर्य है लेकिन वायु तत्व जो नहीं है, अगर पृथ्वी में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? और अगर वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा? तो ये सभी चीजों का आप आसानी से आप उनको समझ सकते हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये चीजें अपना काम कर रही है, जिन्हें हमें देवता माना है, ये चीजें हम अपना अपना काम कर रही है। उसी तरह से हम मानो वात पित्त कफ को देख नहीं सकते, लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि जैसे अभी फर्स्ट ईयर में तो हमेशा ये सवाल रहता है कि मॉडर्न एनाटॉमी कैसी है, उनके काफी ज्यादा कलर एटलस है, उनको हम डिसेक्शन करके देख सकते हैं, जो सुश्रुताचार्य ने भी बताया है, लेकिन उनका तौर तरीका अलग है। वैसे हमारे दोष समझ में ही नहीं आते, हम दिखा नहीं सकते। फॉर अंडरस्टैंडिंग कुछ लोग बताते हैं कि जो उल्टी होती है उसमें कुछ पीला पीला बाहर निकलता है, उसे पित्त कहते हैं। नहीं, वो सही मायने में सही नहीं है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। तो खुद ग्रंथकार ऐसा बताते हैं कि सृष्टि में प्रत्यक्ष अल्प है, प्रत्यक्ष जो हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो चीजें अल्प है, और जो नहीं देख सकते, नहीं दिखा सकते, वो अनल्प है, वो काफी ज्यादा मात्रा में है। इसका मतलब है बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो ये त्रिदोष उस तरह के हैं जिनको ग्रंथकार ऐसी संज्ञा इस्तेमाल करते हैं कि ये कर्मानुमेय है, कर्म अनुमेय, उनका अनुमान उनके कर्म के द्वारा किया जाता है, तो ये हम देख नहीं सकते। तो ये एक्चुअली हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा निगेटिव पॉइंट, माइनस पॉइंट नहीं है, हम ये देख नहीं सकते। ये समझने में दिक्कत आती है क्योंकि हम उसको देखना चाहते हैं। जैसे हम सोम और सूर्य देख पाते हैं, अनिल देख नहीं पाते, वो मूर्त नहीं है, लेकिन उसका काम होता है, इससे हम समझ पाते हैं कि वो है। सर्वसाधारणतः उदाहरण के तौर पे ये ऐसे समझाया जा सकता है, जैसे हम कोई बटन दबाते हैं तो बिजली चलती है और फैन या ट्यूब जो भी है वो चल जाता है। तो हम जब बटन दबाते हैं तो ये देख सकते हैं कि फैन चल रहा है, लेकिन वो क्यों चल रहा है इसके पीछे हम उसका कारण अभी जानते हैं कि उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नाम की कुछ चीज है। वो हम देख सकते हैं क्या? तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन वो हम नहीं देख सकते इसका मतलब कतई यह नहीं है कि वो उपस्थिति नहीं है, वो है, वो उसका काम कर रही है। ओनली पॉइंट इज हम उसे देख नहीं पा रहे। उसी तरह दोषों के बारे में ग्रंथकारों ने ऐसा क्लियरली बताया है कि ये कर्मानुमेय है। कर्म मतलब उनकी क्रिया, उनके फंक्शंस। अनुमेय मतलब अनुमान, जो जो हम अनुमान कर सकते हैं, वो हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो उनके कर्म से, उनके कुछ कर्म दिए हुए हैं, वो कर्म है, मतलब ये दोष है, ऐसा क्लियरली बताया गया है। एक चीज और मैं आपको कुछ इसके बारे में अगर कुछ केस के तौर पे समझाना चाहूँ तो ये शायद बढ़िया रहेगा, क्योंकि वरना ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, इसका प्रैक्टिस में कुछ उपयोग है या नहीं। तो दोषों का उपयोग या नहीं, नहीं, ये बारे में ये केस नहीं है। ये केस इस बारे में है कि प्रत्यक्ष जो देखता है वो असल में वैसा है या नहीं है। ये एज अ डॉक्टर, एज अ वैद्य हमें चेक करने की जरूरत रहती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक केस बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने रिसेंटली ट्रीट की है। तो एक रुग्ण मेरे पास आया था, उस वो लेके आया था, उसको पेट में दर्द था करके, उसने किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने कुछ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई, और उसमें उसके किडनीज में कुछ स्टोन्स थे, किडनीज में, यूरेटर में कुछ स्टोन्स थे जिनको रिनल कैल्कुलाई कहा जाता है। अब पथरी की बीमारी का रिपोर्ट लेके वो मेरे पास आया था। अगर हमें ये ऐसा लगता है ना कि ये प्रत्यक्ष है और हम इसका निदान हमारे ग्रंथों में से अश्मरी करेंगे और कुछ चिकित्सा देंगे, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। ये देख रहा है, ये सही बात है, अल्ट्रासाउंड की वजह से, एमआरआई की वजह से हम कुछ चीजें अंदर से देख पा रहे हैं, सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही उसका निदान, डायग्नोसिस है। तो मेरे पास उसके पहले रिपोर्ट्स और बाद में के रिपोर्ट्स है। मैंने उसको बिल्कुल ही अश्मरी के पथरी की जो ट्रीटमेंट चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है उसके हिसाब से चिकित्सा नहीं दी।
मैंने उसको अजीर्ण चिकित्सा, अजीर्ण जो मतलब इंडाइजेशन, उसके लिए कुछ दवाइयों के बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही दवाई इस्तेमाल की थी लगभग 2-2.5 महीने। उसका नाम है लवंगादी वटी करके, वो अजीर्ण चिकित्सा में आती है वैशिष्ट्य रत्नावली में। उसके बारीकियों में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एकदम सिंपल दवा है, अजीर्ण चिकित्सा से है, वो पथरी की चिकित्सा से है भी नहीं। तो वो दवाई दी, क्योंकि मेरा उसका निदान था कि ये अजीर्ण है। और क्योंकि उसका जब मैंने लाइफस्टाइल चेक किया, उसकी दिनचर्या चेक की, तो मुझे पता चल गया कि ये अजीर्ण के हेतु सेवन कर रहा है, अध्यशन कर रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में गुरु पदार्थ खा रहा है। तो उसका निदान अजीर्ण करके मैंने ये दवाई इस्तेमाल की। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2-2.5 महीने तक यही चिकित्सा मैंने दी है। मेरे पास उसके सब डॉक्यूमेंट्स है, जो पहले की हुई अल्ट्रासाउंड है, बीच में मैंने दी हुई चिकित्सा खाली यही वटी है, और बाद में 1-2-2.5 महीने के बाद उसका फिर से सोनोग्राफी का रिपोर्ट करवाया है। तो आपको हैरानी होगी, 2-2.5 महीने के बाद कोई भी पथरी वाली दवा इस्तेमाल न करते हुए भी उसका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का रिपोर्ट नॉर्मल आया है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे काफी सारे केसेस मैं बता सकता हूँ, हर एक प्रैक्टिशनर वैद्य आपको बता सकता है। तो मैं यहाँ क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देख भी पा रहे हैं कि वो पथरी है, इसका मतलब कतई यह नहीं है कि उसका निदान अश्मरी है। वो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। मैं इसके उदाहरण तौर पे एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। अगर मैं अभी बाहर से देख रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि किसी वर्ग में कोई 20-25 छात्र है और कोई भी अपनी जगह पे नहीं है, कुछ अपनी बेंच पे खड़े हो चुके हैं, कुछ दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, कुछ खिड़कियों की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी के इन्वेस्टिगेशंस, जांच इस तरह की है जो प्रत्यक्ष दिखा रही है हमें कि हम इसी क्लास में कुछ ऐसी चीजें उपस्थित है जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी बात को, आयुर्वेद इसके मूलगामी जाता है, उसके हेतु तक जाता है, और मुझे पता चलता है एज अ वैद्य कि वहां पे एक कोई हाथी आया है या वहां पे कोई टाइगर आया है, तो हमें क्या करना है, उन बच्चों को डांटना नहीं है, हमें किसी युक्ति से उस टाइगर को दूर हटाना है ताकि बच्चे अपना अपना काम कर सके। तो हम खाली इन्वेस्टिगेशन की या प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से ये देख पाते तो काफी अच्छा होता, लेकिन जैसे चरकाचार्य बताते हैं कि प्रत्यक्ष चीजें अल्प है, वो कम है। तो ये मुद्दा पुनः प्रस्थापित करने चाहता हूं कि अगर हम ये देख भी नहीं पाते, फिर भी ये दोषों का कर्म हम देख पाते हैं, उनका कर्म अच्छी तरह नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देख पाते हैं, तो ये अनुमान गम्य है, अनुमान प्रमाण से उनको जानना ही सही है, तो अच्छी चिकित्सा हो पाती है। इसीलिए ऐसे काफी सारी चिकित्सा केसेस बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा वो फोकस नहीं है, वो हम आगे जाके भी उनके बारे में हम सुन सकते हैं, काफी सारे वेदों से आप सीख सकते हैं। तो जस्ट टू हाईलाइट द पॉइंट कि ये अनुमान गम्य है, हम देख नहीं पाते लेकिन इनका काम हो रहा है, और ये सृष्टि के प्रेजेंटेशन है। फिर आगे आप देखेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, जैसे मैंने जिसका जिक्र पहले किया था कि सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिनार्थे। इस शास्त्र में जो भी द्रव्य बताए गए वो पांचभौतिक है। तो वही तत्व दोषों को भी लागू होता है, वही तत्व दोषों को भी लागू होता है कि हमारा शरीर जैसे पंचभौतिक चीजों से बना है, पंचमहाभूतों से बना है, वैसे हमारे दोष भी पंचभौतिक है। अभी ये बात आपको समझना जरूरी है। पंचमहाभूतों के बारे में आपने शायद सुना हो, वायु, आकाश, तेज, पृथ्वी और जल, ये 5 महाभूत है। और पुराने शास्त्र ऐसा मानते हैं कि सभी जो चीजें हैं ये पंचमहाभूतों से बनती है। तो वात दोष, ये वायु और आकाश महाभूत, इनके प्राबल्य से, इनका प्रेडोमिनेंस वात दोष में रहता है। पित्त का तेज महाभूत, ये प्रेडोमिनेंस रहता है, और कफ दोष का पृथ्वी और जल, ये आपने शायद सुना हो। तो उसके और जस्ट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज्यादा जाना चाहूंगा। आपने ये अभी पदार्थ विज्ञान नाम का अभी आप एक शायद सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, शुरुआत की होगी। तो हमें ऐसा फर्स्ट ईयर में हमेशा लगता है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई महत्व है या नहीं है। तो ये आप पक्का ध्यान में रखिए कि अगर आपको आयुर्वेद अच्छी तरह समझना है, पूरा पुराने स्लाइड पे जाना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, अच्छी टीम बनानी है, तो आपको ये तत्व जानना बेहद जरूरी है।
उसी के लिए ये सिलेबस में ये सब्जेक्ट आता है पदार्थ विज्ञान करके। और एक सूत्र भी आता है चरकाचार्य का, जिसमें ये क्लियर बताया गया है कि अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। अभी अन्य शास्त्र मतलब आयुर्वेद को समझने में जो भी शास्त्र सहायकारी हो, उन शास्त्रों का अध्ययन करना है। इसीलिए ये महाभारत इंडियन फिलॉसफी में, पुराने शास्त्रों में बेहद हद तक उसका डिस्क्रिप्शन आता है करके हमें उसका अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। ये हर एक तत्व जैसे जिनको हम नवद्रव्य कहते हैं, आपने ये शायद बात पढ़ी होगी, तो ये उनमें कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, इनके बारीकियों में भी अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नवद्रव्य, उसमें से ये पंच महाभूत, इनसे शरीर बनता है, इन्हीं से दोष बनते हैं और इन्हीं से चिकित्सा भी होती है। ऐसा यही सीक्वेंस हमारे चिकित्सा तक फॉलो होता है। शरीर को बनने से लेकर बिगड़ने तक सभी चीजें इनके बैलेंस या इम्बैलेंस इससे निर्भर है, और चिकित्सा भी इन्हीं का बैलेंस बनाना, यही चिकित्सा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बाकी के जो 4 द्रव्य है, आत्मा, मन, काल और दिक्, इनका भी चिकित्सा में काफी हद तक प्रयोग होता है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम त्रिदोषों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सभी द्रव्यों के जो गुण है, वायु गुण, वायु महाभूत का, आकाश महाभूत का, कोई भी महाभूत हो, उसका गुण आपको वैशेषिक दर्शन में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी होता है। न्याय दर्शन में देखने को मिलेगा, सृष्टि उत्पत्ति कैसी होती है ये सांख्य दर्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर हमें अच्छी टीम बनानी है, अच्छा वैद्य बनना है, तो वो जानना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद शास्त्र में भी इन महाभूतों का आयुर्वेद के हिसाब से कैसा इस्तेमाल होता है, ये वर्णन आप आगे पढ़ने वाले हो। द्रव्यादि विज्ञानीय करके अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 9वां अध्याय है, उसमें इनके गुण पाए जाते हैं। तो ये गुणों से ये दोष बनते हैं, ये महाभूतों से ये दोष बनते हैं, इनका प्राबल्य रहता है। एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि वात दोष में पांचों महाभूत उपस्थित रहेंगे, फिर भी व्यपदेशस्तु भूयसा, ऐसा हमारा सूत्र आता है। जो महाभूतों का प्राबल्य, प्रेडोमिनेंस रहता है, उनका जिक्र किया जाता है। तो वात दोष में पांचों महाभूत रहेंगे, फिर भी वायु और आकाश ज्यादा मात्रा में रहेंगे। वैसे पित्त में तेज ज्यादा मात्रा में रहेगा, बाकी के महाभूत कम मात्रा में रहेंगे। इसी तरह कफ को जानना जरूरी है। तो एक सवाल ऐसे आता है, अगर ये सारा शरीर ही पंचभौतिक है, दोष भी पंचभौतिक है, और चिकित्सा भी पंचभौतिक तरीकों से की जा सकती है, तो फिर दोषों को जानना इतना क्यों जरूरी है? हम पंचमहाभूत से भी चिकित्सा कर सकते हैं। ये सवाल पैदा होता है। सवाल फिर से दोहराता हूं, अगर सभी चीजें पंचभूतों से बनी है, पंचमहाभूतों से बनी है, दोष भी उसी से बने हैं, तो उनका साम्य प्रस्थापित करना, और अगर उनमें विषमता आ गई है, उनका इंबैलेंस हुआ है, तो उन्हीं के पंच महाभूतों से ही बने द्रव्यों के द्वारा उनका साम्य प्रस्थापित करना, ये चिकित्सा है। तो क्यों ना हम ये पंच महाभूतों का ही प्रयोग करें चिकित्सा में, ये ज्यादा लॉजिकल रहेगा। तो इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ऐसे चिकित्सा करने वाले वैद्य भी आपको मिलेंगे। तो ये दोनों इंटरमिंगल्ड है, ऐसा नहीं है कि दोनों हम अलग सोच रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे व्यवहार में ऐसे चिकित्सा करने वाले वैद्य उपस्थित है। आपने शायद अभी तक नाम सुना होगा या आगे काफी बार उनका जिक्र होगा गुरु के तौर पे। तो एक सांगली जिला जो है महाराष्ट्र में, वहां पे दातार शास्त्री करके एक वैद्य थे। तो वो ये पंचभौतिक चिकित्सा यही करवाते थे। मतलब क्या, कोई भी रुग्ण उनके सामने आया, उनके पास आया, तो वो ये जानने की कोशिश करते थे कि ये पांचों महाभूतों में से कौन से महाभूत का इस रुग्ण के शरीर में इम्बैलेंस, असाम्य, वैषम्य उपस्थित हो गया है, ये जानने की कोशिश करते हुए उसको चिकित्सा करनी है। उदाहरण के तौर पे एक चीज बताऊंगा, जैसे आप जानते हो कि अगर कहीं बाहर आग लग गई हो, तो हम क्या करते हैं, डालते हैं या फिर उस पर मिट्टी डालते हैं। किस चीज से आग लगी है उसके हिसाब से ये रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर चीजों में हम पानी डालते हैं। तो क्लियर कट, अगर किसी में अग्नि महाभूत का वैषम्य है, उसको भूख नहीं लग रही और अग्नि की विकृति से आगे की संप्राप्ति, व्याधि निर्मित हुई है, तो सिंपल तत्व है उसका हेतु में, उस रुग्ण के हेतु में ऐसा पाया जाएगा कि शायद वो पानी ज्यादा पी रहा है, तो उसको वो पानी कम करना है और अग्नि तत्व को बढ़ाने की चिकित्सा देनी है।
ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। विस्तृत जानकारी चाहिए तो उनके अनुयायी, हम सभी उनके अनुयायी हैं, लेकिन सिर्फ पंचभौतिक चिकित्सा करने वाले काफी सारे वैद्य महाराष्ट्र प्रांत में उपस्थित है। खुद दत्तार शास्त्री की कुछ किताबें भी उपलब्ध है, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज, आप पंचमहाभूतों की जानकारी रखते हुए भी चिकित्सा कर सकते हो, ये त्रिदोषों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। रादर त्रिदोष इन्हीं के प्राबल्य से बनते हैं, तो ऐसा करना, ऐसा सोचना त्रिदोषों के बारे में सोचना ही है। फिर भी एक सवाल फिर आता है, फिर आयुर्वेद के ग्रंथों में ये वात पित्त कफ लाने की क्या जरूरत थी? ये महाभूतों पे चिकित्सा सब निर्भर रख सकते थे, वहीं पे है, लेकिन ये टर्म्स भी कोट करने की जरूरत नहीं थी। तो समझने के लिए समझ लीजिए कि आगे के स्लाइड में वो आएगा, लेकिन समझने के लिए ये पंच महाभूतों से शरीर बनता है और वात पित्त कफ इसके फंक्शनल यूनिट्स है। वात पित्त कफ इसके फंक्शनल यूनिट्स है जो काम करते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर बनाने में पंचमहाभूत ज्यादा काम करते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर बनाने में ये पंचमहाभूत ज्यादा काम करते हैं, और उन्हीं महाभूतों के कॉम्बिनेशंस से बने हुए ये वात पित्त कफ शरीर के फंक्शनल यूनिट्स है जो शरीर में, और जैसे सृष्टि में सोम सूर्य अनिल है। तो ये उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आयुर्वेद ग्रंथों में ज्यादातर महाभूतों से ही शरीर बना है, फिर भी जो मूल तत्व कहे गए वो वात पित्त कफ ही है। तो उनका ही जिक्र निदान से चिकित्सा तक, स्वास्थ्य रक्षण में, व्याधि उत्पत्ति में, सभी में उनका ही जिक्र आगे आएगा। तो ये खाली कुछ स्लाइड है जिसमें हर महाभूत से कौन से शारीर भाव बनते हैं, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है, उसकी ये स्लाइड है। इसमें आप और भी शारीर भाव जोड़ सकते हो। यहाँ पे कुछ ये वाग्भट ग्रंथ में जो दिए हुए उस ये शारीर भाव है। अगर हम कह रहे हैं कि सभी शरीर के सभी तत्व, सभी भाव पंचमहाभूतों से बने हैं, तो आप कौन से भी तत्व इसमें ऐड कर सकते हो और इसका बाइफर्केशन इन 5 तत्वों में कर सकते हो। ये कुछ क्लियर कट दिए हुए रेफरेंस है। जैसे हम जानते हैं कि तेज और दृष्टि, ये दृष्टि है या तेज महाभूत की है, जिह्वा है आप महाभूत का है। शरीर में जो भी क्लेद तत्व है, जो भी लिक्विड टाइप का तत्व है, वो आप महाभूत प्रेडोमिनेंट है, राइट। जो भी गंध, अस्थि ये तत्व है वो पृथ्वी महाभूत का है। जो भी स्रोतस शरीर में उपस्थित है, ऐसा कहा गया है कि मानवी शरीर स्रोतोमय है। चरकाचार्य खुद कहते हैं स्रोतोमयम अयम पुरुषः। उनमें काफी सारी ऐसी स्रोतस, जैसे वैक्यूम्स, जैसे ये चीजें, सुशीरता, ये चीजें, चैनल्स ये है, तो ये आकाश तत्व से बने हैं। अगर उनमें कुछ बिगाड़ उत्पन्न हो गया हो, ये बिगड़ गई हो, तो हमें यह जानना है कि आकाश तत्व की विकृति है। और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कहेंगे कि ये वायु की विकृति है। किसी तरह किसी की दृष्टि में विकृति है, अगर कम देख पाता है, रोशनी कम है, ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये तेज महाभूत की विकृति है, ये पित्त की विकृति है। ये बाय एंड लार्ज है। आप आगे जाकर उसके निदान, उसकी चिकित्सा पढ़ने वाले हो, तब आप और डिटेल्स में उसको बारीकियों से समझोगे। लेकिन टू अंडरस्टैंड, आकाश वायु मतलब वात दोष है, तेज मतलब पित्त दोष प्रधान है, और पृथ्वी आप मतलब कफ दोष का प्राधान्य है। तो अभी आगे चलते हुए ये वात दोषों के कर्म गुण, इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेंगे। तो ये शरीर में काम कैसे करते हैं। अब ये सूत्र मैंने कोट किया है, मुझे पूरा अंदाजा है कि आप ये पूरा अभी शायद पढ़ नहीं पाओगे, फिर भी मैंने सूत्र ही कोट किया है। ये सूत्र का रेफरेंस है सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान 12वां अध्याय, जिसको वात कला कली अध्याय के नाम दिया है। तो उसमें तीनों दोषों के कुछ कर्म बताए हैं। कर्म मतलब फंक्शंस। और इसमें इस अध्याय का ये वैशिष्ट्य है कि उसमें सृष्टि में वायु कौन से काम करता है, अनिल तत्व कौन से काम करता है, और मानवी शरीर में कौन से काम करता है, ऐसे दिया हुआ है। और अगर ये बिगड़ गया तो सृष्टि में क्या क्या चीजें पैदा होती है, और मानवी शरीर में क्या क्या बिगाड़ पैदा होते हैं, ये डिटेल में बारीकियों में समझाया गया है। तो अभी मैं खाली उसके कुछ अंशों पे आपका ध्यान रोकना चाहूंगा। सबसे पहला जो बोल्ड किया हुआ है और अलग कलर में है, ऑरेंज कलर में, वो है वायु।
तो ये वायु के बारे में कुछ बता रहे हैं। एक्चुअली ऐसा ही सूत्र है, मैंने खाली आपको पढ़ने के लिए उसको स्प्लिट किया है। जैसे कि वायुस्तंत्र यंत्रधराः प्राणापानात्मा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, ऐसा ही पूरा सूत्र है। मैंने खाली आपको समझने के लिए ये उसको स्प्लिट करके वो दिया हुआ है। और तो वायु करके कुछ दिया है, आगे बहुत सारे उसके कुछ कर्म दिए हैं। और आखिर अगर आप कुछ लाइन देखोगे तो लिखा है भवति अकुपितः आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपितः। भवति मतलब होता है, वायु होता है, वायु भवति, वायु होता है, क्या होता है, अकुपितः वायु। अकुपित, कुपित मतलब जो बिगड़ा हुआ है, और अकुपित मतलब जो नॉर्मल है, जो अपने प्राकृत कर्म कर रहा है, वो वायु ऐसे ऐसे रहता है। कैसा, आयुषो अनुवृत्ति, आयु शब्द की जो अनुवृत्ति या आयु की जो अनुवृत्ति है, वो उसका प्रत्यय देने वाला वायु रहता है। अभी थोड़ा ये शब्दों पे भी उसका सब एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आयु शब्द आपने शायद प्रथम अध्याय आयुष कामी अध्याय पढ़ा है, उसमें आपने शायद ये पढ़ा हो कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्म, इनके संयोग को आयु कहा गया है। और आयुष काम की टीका शायद आपने पढ़ी हो, फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन, और आत्मा, इनको आयु कहा गया है। और आयुष काम यह अध्याय आपने पढ़ा है, आयुष कामीय। तो अगर आप उसका स्पष्टीकरण देखोगे तो ये ऐसे बताया गया है, ये आयु की जो कामना करते हैं, आयु की जो इच्छा रखते हैं, ये संयोग अच्छा रखने की जो इच्छा रखते हैं, वो आयुष काम है, उनके लिए हितकरी आयुष कामी अध्याय है। और उसके बारे में ये बताया गया है कि आयु ये गत्वर स्वभाव है, ऐसा टीकाकार बताते हैं। गत्वर स्वभाव है मतलब प्रतिदिन क्षीण होते जाती है, ये एक संयोग है जो प्रतिदिन क्षीण होना ही उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो हम उसको अच्छे आहार विहार से कैसे उसको स्थिर रखें, कैसे उसका अनुवर्तन करें, कैसे उसको अच्छा रखे, ताकि कलियुग में जो मानवीय शरीर की उत्तम आयु है 100 बरस, वहां तक वो जा सके, उसके लिए निष्कामी है। वही शब्द यहाँ पे है, आयुषो अनुवर्त वृत्ति। आयुष्य ये संयोग जो है, उसका अनुवर्तन करने में जो हमें सहायकारी होता है, वो ये अकुपित वायु है। मैं मानता हूं कि सभी को ये अर्थ समझ में आया होगा। अभी शायद आपके सिलेबस में चरक सूत्र स्थान भी है, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, तो ये अध्याय एनीवेज आप पढ़ने ही वाले हो। अभी खाली उसके कुछ चीजों पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। तो ये वात कर्म के नाम से हम ये सूत्र देखते हैं। अच्छा वायु जो बिगड़ा ना हो, अकुपित वायु, वो शरीर को क्या क्या करता है, ये सूत्र में बताया गया है। खाली कुछ चीजों में का स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जैसे सृष्टि में, जैसे मैं पिछले स्लाइड में जिक्र कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि वायु ही नहीं है तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो कि अगर वायु ही सृष्टि में नहीं है तो क्या होगा। तो कुछ भी मूवमेंट्स, कुछ भी चीजें शरीर में सृष्टि में नहीं हो पाएगी। और वायु अगर ज्यादा होता है, बिगड़ जाता है, तो भूकंप जैसी चीजें भी हो सकती है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है, नहीं है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत है, बिगड़ा हुआ है तो भी दिक्कत है। अगर नॉर्मल है तो ये काम सृष्टि में होते हैं। तो मानवीय शरीर में क्या क्या काम होते हैं, तो आप ये तीसरी लाइन देखोगे, दूसरी लाइन, प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम। शब्द तीन है, प्रवर्तक, चेष्टानाम, उच्चावचानाम। चेष्टा मतलब क्रिया, शरीर के जो चलन वलन आदि क्रिया है, हम चलते हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, ये जो भी सारी अलग अलग तरह की, उच्चावचानाम मतलब विविधानाम, अलग अलग तरह की जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो भी उनका प्रवर्तक, उनको निर्माण करने वाला, उनको प्रेरणा देने वाला ये वात दोष है। जैसे सृष्टि में भी यही है, वैसे मानवीय शरीर में ये सब चेष्टाएं बनाने वाला वात दोष है। इसका एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देते हुए ये समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए अभी आप शायद आगे ऐसा कहा गया है कि कुछ वेग नाम की चीज आई है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, या मान लीजिए अभी मैं मुझे मल प्रवर्तन की संवेदना आ रही है, या मूत्र प्रवर्तन की संवेदना आ रही है, तो अभी का शास्त्र उसके इस नजरिए से देखता है कि उसमें कुछ ब्लैडर में कुछ मसल होता है,
वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारा मूत्र जो ब्लैडर में जम गया है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा अभी का शास्त्र मानता है। लेकिन आयुर्वेद उसको इस नजरिए से देखता है कि ये करवाने वाला वायु है, इनके पीछे जो है वो वायु है, वो वायु शरीर में अंदर में भी जो क्रिया है वो करता है। तो अगर किसी को, जिसको मैं थोड़ी टेक्निकल भाषा में बताना चाहूंगा कि ये जो एलोपैथी की टेक्निकल भाषा है, जिसको रिटेंशन ऑफ यूरिन है, अगर कोई मरीज अभी आप देख रहे हो या आपके पास आता है जिसको मूत्र प्रवर्तन ही नहीं हो रहा है, दिन में 6 बार मूत्र प्रवर्तन होना नॉर्मल है ऐसे बताया गया है। द्विपुरीशकः षण्मूत्री, 2 बार पुरीश प्रवर्तन मल प्रवर्तन प्राकृत माना गया है और 6 बार मूत्र प्रवर्तन होना यह प्राकृत माना गया है। अगर मान लीजिए कोई मरीज आपके पास आता है जो बोल रहा है कि पिछले 8 घंटों में 24 घंटों में मुझे मूत्र प्रवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो इसको रिटेंशन ऑफ यूरिन ऐसे अभी का साइंस मानता है। तो हमें ये जानना है, वैद अच्छा वैद बनने के लिए हमें ये जानना है कि इसके वायु ने मूत्र का ग्रह किया है। हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते कि इसका कोई स्नायु बिगड़ गया है, इसका कुछ ब्लैडर का काम अच्छा नहीं हो रहा है या उसमें कुछ अवरोध है, नहीं। हम उसको इस नजरिए से देखते हैं। अभी अगर हम उसका वात का अनुलोमन कर पाते हैं तो ये, और ये खाली थेरोटिकल नहीं है। आप ऐसे काफी सारे मरीज अलग अलग तरह से चिकित्सा करते देखोगे या खुद करोगे, आगे जाके आप अच्छे वैद्य बनोगे तो ये देखोगे कि हाँ, ये वायु की चिकित्सा करके ये काम होता है। क्योंकि सभी शरीर की जो चेष्टाएं है, वो शरीर की चेष्टा हो या शरीर के अंदर की क्रियाएं हो, उनका प्रवर्तक, उनको प्रेरणा देने वाला, उनको स्टार्ट करने वाला, टू सेट इन मोशन ऐसा करने वाला ये वायु है। तो ये वायु की चिकित्सा हम है और अभी का शास्त्र उसको अलग नजरिए से देखता है। हमें तेंदुलकर बनना है, हमें हमारा ज्ञान अच्छी तरह होना है, करना है, तो ये वायु का कर्म है। उसी तरह सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोढ़ा, अभी इनमें भी 3 शब्द है, सर्व, इंद्रियार्थ और अभिवोढ़ा। सर्व पता है सब, इंद्रियार्थ, इंद्रिय शब्द आपने सुना होगा, सेंस ऑर्गन्स अभी के लिए, एक्चुअली ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अलग है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के लेवल के समझने के लिए सेंस ऑर्गन्स ऐसा अभी मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और अभिवोढ़ा ये एक संस्कृत ग्रामर का एक स्पेसिफिक टर्म है या कोई रूप है जिसका मतलब अभिवहन करने वाला, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला। अभी इसका अर्थ थोड़ा बारीकियों से देखेंगे। सर्व इंद्रियार्थानाम अभिवोढ़ा मतलब जो भी इंद्रियार्थ है उनकी मूवमेंट शरीर में करवाने वाला, उनका ट्रांसपोर्ट करवाने वाला वायु है। अभी ये एक सूत्र से हम कहां तक जा सकते हैं, आप देखिए। एक नॉर्मल प्रक्रिया आपको समझती है इस सूत्र से कि हमारे इंद्रिय है, उनके कुछ इंद्रियार्थ बताए गए हैं। जैसे इंद्रिय कौन कौन से है, तो मान लीजिए नेत्रेंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, जो सेंस ऑर्गन सबके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और उनके कुछ अर्थ बताए गए हैं। जैसे मेरा नेत्र ये इंद्रिय है और उससे मैं देख पाता हूं, तो उसका इंद्रिय अर्थ है रूप करके। अगर मैं कर्णेंद्रिय के बारे में बात करता हूँ, ईयर्स के बारे में बात करता हूँ, तो वो इंद्रिय है और उसका मतलब वो अधिष्ठान है। एक्चुअली इंद्रिय कहीं पे हृदय स्थित है ऐसा हमारे ग्रंथकार मानते हैं, अभी उन बारीकियों में नहीं जा रहा हूं। लेकिन तो हमारा कर्ण है, वो इंद्रिय है, और शब्द ये उसका इंद्रियार्थ है। कुछ सुनते हैं हम, ईयर्स से कुछ सुनते हैं, कानों से हम कुछ सुनते हैं, तो ये इंद्रियार्थ और इंद्रिय, कोई मैं अभी बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं, उससे कुछ शब्द पैदा हो रहे हैं, वो आपके इंद्रिय तक जा रहे हैं, उनका संयोग हो रहा है। तो ये संयोग होने के बाद उनका हमें अर्थ समझ में आता है, हम ये सुन पाते हैं। ये जो वो फिर ऐसा बताया गया है कि ये मन के साथ संयोग होता है, फिर आत्मा से संयोग होता है। ये सब जो शरीर के अंदर जो क्रिया चलती है ये वायु के तत्व से चलती है, और फिर सुन के उसका अर्थ हम समझ पाते हैं, बुद्धि उस पर कुछ क्रिया करती है, और फिर उसमें अगर हमें कोई रिएक्शन देनी हो, उस पर कुछ हमें बात करनी हो, या फिलहाल अभी हम लेक्चर सुनने, हमें चुप बैठना है, तो वो भी निर्णय बुद्धि करती है। तो ये शरीर के अंदर इंद्रिय और इंद्रियार्थ का संयोग होने के बाद शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ये संयोग का, ये इंद्रिय अर्थ का, वो वायु के तत्व से है। तो अगर कोई आदमी अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा है, कोई आदमी अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा है, तो हमें यह जानना बेहद जरूरी होता है कि ये वायु तत्व की
वायु तत्व का बिगाड़ है और उसमें की वात की चिकित्सा करना योग्य रहता है, अच्छा रहता है। तो इस तरह नॉर्मल प्रक्रिया भी आप जान पाते हो, इससे क्या विकृति आती हो, और इससे चिकित्सा कैसे करनी है ये भी आप जान पाते हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कर्णेंद्रिय का ही उदाहरण आगे ले जाऊं, अगर कोई रुग्ण आपके पास आता है बाधिर्य करके, अगर वो सुन नहीं पा रहा है, में उसकी चिकित्सा शायद इजी चिकित्सा, अभी आप फर्स्ट ईयर के लेवल पे ऐसी सोच सकते हो कि ये वायु की विकृति है, तो हमें कर्णपूरण करवाना है, कानों में तेल डालना है, कर्णपूरण। अभी आप दिनचर्या में भी इसका वर्णन देखोगे, अगर हमें वो कर्णों का कार्य हमारी आयु जब तक है तब तक अच्छा रहे, ये हमें सोचना है या हमें देखना है, तो दिनचर्या में ये बताया जाएगा, ये बताया गया है कि आप नियमित तौर से कर्णपूरण करें। और अगर आप नहीं करते तो आपको शायद ये बीमारी जल्दी हो जाएगी, और उसके लिए फर्स्ट ईयर के लेवल में आपको समझने के लिए क्या है तो कर्णपूरण है। और भी सारी चिकित्सा व्यवहार चिकित्सा आपको शायद आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये सारी चीजें वात का कर्म जान के आपको पता चलेगी। वैसे ही अभी मैं बोल रहा हूं प्रवर्तको वाचा, प्रवर्तको वाचा, वाचा मतलब वाणी, अभी बोलना, ये जो चीज है उसको वाचा कहते हैं, वाक कहते हैं। प्रवर्तको उसको प्रेरणा देने वाला, अभी मैं बोल रहा हूं तो ये भी वायु तत्व का ही काम है, मैं उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप सुन रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, उससे कुछ शब्द पैदा हो रहे हैं, तो ये मेरे शरीर का वात काम कर रहा है, इसी के वजह से ये सब हो पा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी बोल नहीं पाता, या वाक ग्रह जिसको बोलते हैं, ऐसा चिकित्सा निदान है जिसमें वाणी का ग्रह हो चुका है, रुग्ण बोल नहीं पाता, तो हमें यह समझना है कि उसमें वात की विकृति है और उसी तरह से चिकित्सा करनी है। एक बोलते बोलते केस याद आ गई करके वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक सूत्र का अर्थ पढ़ाना ये शायद ये आज मेरा रोल नहीं है। एज ए गेस्ट लेक्चरर मेरा रोल ये है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आए, ये सूत्र आप आगे पढ़ने ही वाले हो। केस ध्यान में आई तो ये बता रहा हूँ। कुछ 6 महीने पहले मेरे पास एक रुग्ण आई थी और वो बोलने में उसको दिक्कत हो रही थी। उसका ये तकलीफ ये थी कि मेरा जिह्वा जाड्य है, मैं जब बोलती हूँ तो सामने वाला ठीक तरह से सुन नहीं पाता, ये मैं भी जान पा रहा था, कोई भी जान सकता है। और उस रुग्ण का कहना था कि उसकी जिह्वा जाड्य है, उसको हेवीनेस लगता है, वो बोल नहीं पाती। अभी ये सूत्र का हम इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहते हैं तो हम इसको वात व्याधि करके चिकित्सा करेंगे, वात व्याधि करके चिकित्सा करेंगे। और वात व्याधि करके मैंने उसको शिर के लिए अभ्यंग, नस्य, ऐसी चिकित्साओं का प्रयोग किया, जो तैल प्रयोग है, जो वात का शमन करता है, और अभी उसकी चिकित्सा चालू है। लेकिन वो रुग्ण किसी और एलोपैथी डॉक्टर के पास भी गई, अब उस रुग्ण का निदान ऐसा कुछ हो चुका है जिसको अभी के शास्त्र में मोटर न्यूरॉन डिसीज कहते हैं। अभी शायद आपको ये पता भी ना हो, आपने शायद सुना हो, लेकिन मोटर न्यूरॉन डिसीज करके उसका लेबल हो चुका है। वो रुग्ण ये लेबल करवाने के बाद फिर मेरे तरफ आई है, क्योंकि अभी के शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ये असाध्य विकार है। तो वो रुग्ण फिर से आयुर्वेदिक चिकित्सा कंटिन्यू कर रही है। तो मैं खाली बताना यह चाहता हूँ, अभी चिकित्सा चालू है करके ये नहीं बता सकता कि वो पूरी ठीक हुई या नहीं। अभी चिकित्सा चालू की है, वात दोष की विकृति है, उस तत्व पे उसको वातघ्न चिकित्सा करना शुरू किया है। आसानी के तौर पे तैल ये वात का श्रेष्ठ शमन द्रव्य है, ये आप जानते हो, तो मैंने उसको शिर पे अभ्यंग के लिए कुछ तैल का इस्तेमाल किया है, नस्य प्रयोग के लिए कुछ तैल का इस्तेमाल किया है, उसको जिह्वा जाड्य करके कुछ कवल या गंडूष शब्द शायद आपने अभी सुने हो, उसके लिए कुछ तैल का प्रयोग किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, वही हम तेंदुलकर जी की स्लाइड अगर हम फिर दिमाग में लाते हैं, तो अगर मुझे अच्छा वैद्य बनना है, तो अगर रुग्णा मेरे सामने मोटर न्यूरॉन डिसीज ऐसा लेबल करके आती है, तो वो मेरे लिए फेडरर है, वो मेरे टीम में मुझे उसका कुछ नहीं कर सकता। मान लेता हूं कि वो बढ़िया है, वो अच्छा खिलाड़ी है, फिर भी मुझे अगर उस रुग्णा में क्या क्या विकृतियां है ये जानना है, तो वो इसका मुझे कोई पता नहीं,
मुझे मेरा धोनी चाहिए, मेरा गांगुली, मेरा विराट कोहली चाहिए, तो मुझे जानना है कि ये शरीर में क्या दोषों की विकृति है, उसके कारण क्या है, और फिर मैं उसकी चिकित्सा कर पाऊंगा। वो साध्य है असाध्य है ये अलग बात है, लेकिन मैं चिकित्सा करना चाहता हूँ, रुग्ण मेरे पास आता है, तो मुझे ये जानना बेहद जरूरी होता है। ऐसे हर एक चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर और एक ले लेते हैं, कुछ नीचे दिए हुए आप शब्द पढ़ोगे तो समीरणोग नहीं है। अग्नि, अग्नि, समीरण, ऐसे दोनों शब्द है। अग्नि आप सभी जानते हो, जिसको पाचक तत्व माना गया है। अग्नि मतलब शरीर का पित्त का उष्मा है, जो शरीर में आने आने बाहर से आने वाली जो भी चीजें हैं उनका शरीर को उपयोगी हो उस तरह से परिणमन करता है, उसका कन्वर्जन करता है, उस तत्व को अग्नि माना है। तो समीरणोग्नेह का मतलब है अग्नि का समीरण करने वाला। समीरण मतलब उसको प्रेरणा देने वाला। जैसे बाह्य सृष्टि में, जैसे बाह्य सृष्टि में अगर आप अग्नि देखते हो तो उसको प्राकृत तरीके से वायु की गति नहीं मिलती तो अग्नि बुझ जाता है, और अगर वायु ज्यादा होता है तो भी अग्नि बुझ जाता है। उसी तरह वायु की मात्रा, वायु का काम शरीर में अच्छी तरह से हो रहा हो तो शरीर का अग्नि अच्छा रहता है। अग्नि को प्रेरणा, अग्नि का काम अच्छी तरह से करने वाला वात दोष है। इसीलिए आप पढ़ोगे समान वायु, जो प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा, जो एक समान वायु करके स्थान भेद से वायु दिया है, वो अग्नि का काम ज्यादा तरह से देखता है। इट्स लाइक वायु सारे शरीर में एक ही है, वो स्थान भेद के हिसाब से या कर्म भेद के हिसाब से वो यहाँ पे रहता है, वो काम करता है, उसको समान वायु बोलते हैं। जो निश्वास श्वास लेना ये प्रक्रिया करता है उसको प्राणवायु बोलते हैं। इस तरह का एक वायु तत्व एक ही है, वो काम के हिसाब से, उसके स्थान के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो अग्नि को समीरण करना ये एक वायु का काम है। तो ये चिकित्सा में भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी को अग्निमांद्य है तो जरूरी नहीं कि हमेशा तेज तत्व की विकृति हो। कई पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि तेज तत्व कम है, तो तेज तत्व बढ़ाने वाली मतलब कटु रस की चिकित्सा हम ज्यादा करते हैं। उदाहरण के तौर पे हिंगवाष्टक चूर्ण कॉमनली इस्तेमाल करने किया जाने वाला द्रव्य है, जिसके सभी रस प्रायः कटु रस प्रधान है। जब भी द्रव्य कटु रस प्रधान है, जो तेज तत्व का है, वो अग्नि को बढ़ाता है। ऐसा एक विचार होता है। और दूसरा विचार ऐसा भी होता है कि कई सारे रुग्णों में बहुत दिनों से कोई बीमारी हो तो अग्नि कम रहता है, शरीर में वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं, घृत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शरीर का बल भी बढ़ाता है, वात दोष को भी कम करता है और अग्नि को भी उद्दीपित करता है। तो चिकित्सा में ये सभी तत्व आप पूरी अंतिम लेवल तक, क्लिनिकल एप्लीकेशन तक ये सभी कर्मों को आप ले जा सकते हो। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आप इसका प्रैक्टिस में काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये समझ लेना क्या है, ये समझ लेना आपको बेहद जरूरी है। अभी ये कुछ जो चीजें हैं जैसे स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता या कर्ता गर्भाकृति नाम, ये शरीर के संरचना बनते वक्त जो वायु के कर्म है वो बताए गए हैं। क्योंकि जैसे बताया गया है कि पहले शरीर तो एक छोटा सा गोला रहता है और उसके बाद उसमें सारे जो शारीर भाव है, इंद्रिय है, विविध अवयव है, गात्र है, जो बनते जाते हैं। तो ये बनने में, स्रोतसों को निर्माण करने में वायु ही काम करता है। ये बताने वाला गर्भ शरीर या शरीर की रचना बनाते समय वायु का काम, उसको एक आकृति देना हो, ये काम वायु का है, ये बताना, ये इन शब्दों का मतलब है। तो राइट फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम गर्भ शरीर निर्माण होता है, उसी के शुरुआत से लेकर उसकी क्रियाओं तक अगर ये दोष काम करते हो तो क्यों ना इन्हें त्रिस्थूण और क्यों ना इन्हें शरीर का मूल कहा जाए। सादा सीधा सवाल है। तो ऐसे हर एक अर्थ हम बता सकते हैं, लेकिन समय की कमी होने से हम हर एक शब्द पे नहीं जाएंगे जो आप आगे पढ़ने ही वाले हो। तो अभी खाली उसको कंसेप्ट आप समझ लीजिए। शरीर की जो भी क्रियाएं जो गर्भ शरीर से, प्रकृति निर्माण से लेकर शरीर के अंत तक होती है, वो वायु की वजह से ही होती है।
तो अगर वो बिगड़ जाता है तो बीमारी आती है, अगर वो अच्छा रहता है तो शरीर के सभी कर्म क्रियाएं प्राकृत रहती है। उसी तरह पित्त के बारे में ये आगे सूत्र आता है, उसके अभी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, ये अभी आप सूत्र पढ़ोगे तो अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभा शुभानि करोति। अग्नि ही मतलब अग्नि तत्व ही शरीर में पित्तांतर्गतः जो पित्त के अंतर्गत रहते हैं, तो कुपित हुआ तो अशुभ कर्म करता है, अकुपित रहा तो शुभ कर्म करता है। मतलब वो प्राकृत रहा तो अच्छे कर्म करवाता है, अगर विकृत हो गया तो बीमारियां उत्पन्न करता है। जिनके उदाहरण तौर पे उन्होंने यहाँ कुछ दिए हैं, पक्ति अपक्ति। पक्ति मतलब पचन। पचन ये खाली आहार का नहीं होता, हम जो भी आहार खाते हैं उसको शरीर में, वो तो आहार वैसे ही, अगर हम राइस खाते हैं, मान लीजिए हम चावल खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो चावल हमारे शरीर में चावल की जैसे ही उपस्थित रहेंगे। तो ऐसा होता है कि हम चावल खाते हैं, उसको शरीर में अग्नि पित्त करके कोई शारीर भाव है जो उसको शरीर के उपयुक्त जो जो उसका कन्वर्जन है वो करवाता है, और फिर उसको शरीर के लिए जो उसका फॉर्म, जो उसका स्ट्रक्चर यूजफुल हो, उस तरह से उसको उसका कन्वर्जन करता है, उसको पक्ति कहा गया है। और ये खाली खाने पीने की चीजों में नहीं है। जैसे आप देखोगे एक पाचक पित्त है, उसी तरह एक है भ्राजक पित्त। जो हम बाहर से कोई लेप वगैरह लगाते हैं, बाहर से कोई अभ्यंग करवाते हैं, या हम सन के लिए, विंड के लिए एक्सपोज होते हैं, तो उनका कुछ शरीर में, वो ऐसे ही शरीर में नहीं आते, उनका भी पचन परिणमन होना शरीर के लिए जरूरी होता है। वो काम वो भ्राजक पित्त करवाता है। आलोचक पित्त करके पित्त बताया है। तो पक्ति मतलब खाली आहार का पचन, ऐसा लिमिटेड सीमित अर्थ यहाँ पे नहीं है। पक्ति मतलब बाहर से आने वाला कोई भी भाव शरीर के भावों में परिणमन होते समय जो भी परिणमन प्रक्रिया होती है उसको पक्ति माना गया है। तो पक्ति अच्छी रहती है अगर पित्त शरीर में अच्छा काम कर रहा हो, अगर पित्त अच्छा काम नहीं कर रहा हो तो अपक्ति रहती है, तो अपचन, इनडाइजेशन रहता है। उसी तरह दर्शनम अदर्शनम, मात्रा अमात्र तो मुष्मनाम, मतलब हर शरीर का कुछ एक नॉर्मल है, तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको पित्त दोष की बीमारी माना जाएगा। अभी प्रथम वर्ष के तौर पे आप ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी को ज्वर बुखार आया हो तो वो पित्त दोष की या अग्नि की विकृति है, तो उसको उस दोष पे प्राधान्यतः काम करवाना है। ये उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गया। और अगर किसी शरीर में हमेशा ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर कम है, तो उसका मतलब यह है कि इसमें पित्त तत्व की कमी है, सोम तत्व की मात्रा ज्यादा है, तो हमें पित्त तत्व को बढ़ाना, अग्नि तत्व को बढ़ाना, ये जरूरी काम है। इतने सिंपल तरीके से लेकर, जैसे मैंने पहले कुछ केसेस बताए जो कॉम्प्लेक्स कुछ निदान लेके हमारे पास रुग्ण थे, उन्हीं सब चिकित्साओं की तरफ इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन आप पैदा कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह प्रकृति विकृति वर्ण, वर्ण अलग अलग होना, शौर्य या भय होना, कोई आदमी ब्रेव है, शूर है, और कोई भीरू है, घबराता है, ये भी पित्त की वजह से है। अगर पित्त अच्छा है तो शौर्य अच्छा रहता है, पित्त अच्छा नहीं है तो भय ज्यादा निर्माण होता है। उसी तरह इन सब के बारे में आप जान सकते हो। और इसी तरह कफ दोष के भी प्राकृत कर्म आगे के सूत्र में दिए हुए हैं, तो अभी इनके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। कफ दोष के तत्वों में खाली यही कर्मों में यही बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि आप ये ध्यान में रखिए कि कफ दोष पृथ्वी और जल महाभूत से बनता है। प्राधान्यता उसमें पृथ्वी और जल महाभूत का प्राबल्य है, प्राधान्य है। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पृथ्वी तत्व ज्यादा बड़ा है, कफ के अंदर ही पृथ्वी तत्व ज्यादा बड़ा है, और कई बार ऐसा होता है कि कफ के अंदर जल तत्व ज्यादा बड़ा है। उसके हिसाब से आपको चिकित्सा देना जरूरी होता है। तो आगे कुछ बताऊंगा जब कफ के पर्याय नामों के बारे में, तो उसको और अभी हमारे ग्रंथों में स्वास्थ्य संकल्पना कैसे आई है ये आप ध्यान में रखिए। ये सूत्र शायद आपने पढ़ा हो कि समदः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मैं ये दोष संकल्पना बताते हुए ये क्यों बताना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब आप अभी समझिए कि इसमें एक्चुअली कुछ चीजें आई है। अगर ये चीजें है तो मनुष्य स्वस्थ है,
तो मानव स्वस्थ है। वो चीजें क्या है, दोष साम्यावस्था में है, अग्नि साम्यावस्था में है, धातु मल इनकी क्रियाएं साम्यावस्था में है, आत्मा इंद्रिय मन साम्यावस्था में है, तो इनको स्वस्थ कहा जाता है। तो ये एक काफी सारी चीजों का जिक्र यहाँ किया हुआ है। ये अगर सभी चीजें साम्यावस्था में है तो इसे स्वस्थ कहा गया है। ये सूत्र मूलतः सुश्रुत संहिता में आया हुआ है, सूत्र स्थान में। और आपने अभी फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष आयुष कामीय अध्याय में पढ़ा होगा कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, इसका मतलब क्या है? वैषम्य मतलब ही रोग है, और दोष साम्य मतलब अरोग है, मतलब स्वास्थ्य है। अभी एक ग्रंथकार ऐसे कहता है कि केवल दोष में वैषम्य आ गया तो ही बीमारी पैदा होगी, बाकी आगे का सोचना ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और एक ऊपर वाला सूत्र आपको ऐसे बताता है कि खाली दोष नहीं, ये सभी का साम्य मतलब स्वास्थ्य है, और सभी का वैषम्य मतलब विकृति है। तो इसका थोड़ा हम विचार करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको मैं बताना चाहूँ तो इतना सिंपल है वाग्भट जो पहले अध्याय में बताता है कि अगर दोषों में वैषम्य आ गया ना, इसका मतलब रोग है। इसका अर्थ समझिए, अगर आप व्याधि निर्मिति की प्रक्रिया या परिवर्तन की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझते हो तो ये सूत्र आपको काफी अच्छी तरह से इनका बैलेंस आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि अभी मैं कुछ चीज खा रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी चावल खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, मेरा काम मतलब मेरा शरीर हर दिन क्षीण होते जाता है नेचुरली, स्वभावतः। मैं अभी चावल खा रहा हूँ तो क्या होता है, मेरे शरीर का अग्नि उसको पचन करवाता है। फिर मेरे शरीर में अगर मैं चावल खा रहा हूँ तो वो चावल भी पंचभौतिक है, उसमें पृथ्वी आप की प्रधानता है, वो मधुर रस का माना है। तो मेरे शरीर में जो भी क्षीण धातु हुए हैं उनका पोषण, ये स्वस्थ हित द्रव्य है, उनका पोषण मेरे शरीर में अच्छी तरह से होता है। सही बात है। अगर तो ये मेरा साम्यावस्था शायद हो गई, ये उसका उदाहरण के तौर पे मैंने ये रखा है। अगर मैं चावल ही खाता हूँ और बाकी कुछ भी चीजें नहीं खाता, दिन रात 24 घंटे मैं चावल ही खा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका शरीर में क्या होता है कि मेरे शरीर में पृथ्वी आप महाभूत ज्यादा बढ़ते हैं। एक अलग भाषा में मेरे शरीर में कफ महाभूत ज्यादा बढ़ता है, और फिर मेरे शरीर में कोई बीमारी बनती है जिसको, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, मैं खाली पृथ्वी और आप ही खा रहा हूँ। षड रस युक्त आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से वो षड रस युक्त होना चाहिए, जिसमें मधुर रस ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन मैं 24 घंटे मधुर रस ही खा रहा हूँ, फिर मेरे शरीर में पृथ्वी आप का प्राबल्य निर्माण हो जाएगा, और मेरे शरीर में कोई, मान लीजिए प्रमेह नाम का व्याधि हो गया, तो मेरे शरीर में पहले क्या हुआ, तो मेरे शरीर में पहला दोष बिगड़ गया। कौन सा दोष बिगड़ गया? कफ दोष बिगड़ गया, वो बढ़ गया। हमने देखा है, हम आगे भी देखेंगे कि दुष्टि होना, दुष्टि का पोटेंशियल होना, खुद दूषित होना, ये दोषों का अर्थ है। तो पहले दोष बिगड़ता है व्याधि निर्मिति की प्रक्रिया में। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उससे पहले शरीर का दोष बिगड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोष बिगड़ गया, वो दोष बिगड़ते बिगड़ते पहले वो सारे पहले खुद की जगह में ज्यादा बढ़ता है, फिर इतना बढ़ता है कि वो उसकी जगह छोड़कर आगे बाकी के शरीर में फैलता है। फिर वो सब फैलता है तो वो ट्राई करता है कि शरीर के भावों को, धातुओं को वो डिस्टर्ब करे, उनको दूषित करे। फिर उनको दूषित करने में अगर वो समर्थ होता है तो वो दोष और धातु मिलके शरीर में कुछ बदलाव और बदलाव उत्पन्न करते हैं। उसका असर इंद्रिया और मन तक हो सकता है, और फिर कोई व्याधि निर्माण होता है। ये व्याधि निर्मिति की प्रक्रिया है। तो अगर आप ये ठीक तरह से समझते हो, इसी को मैं थोड़े अलग नजरिए से बताऊंगा, जिसको सुश्रुताचार्य षटक्रिया काल कहते हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। तो ये भी शायद आपने पढ़े हो या सुने हो, अभी आप आगे भी शायद पढ़ोगे। तो ये एक्चुअली षट क्रिया काल है। मतलब क्या? षट क्रिया काल मतलब, षट मतलब 6, 6, क्रिया काल मतलब जिनमें चिकित्सा होनी चाहिए। दोष बढ़ रहा है तभी चिकित्सा होनी चाहिए, वो धातु के तरफ ना जाए इसी के लिए चिकित्सा करनी है। अगर वो धातु के तरफ गया है, वो उसका प्रसर हो गया है, वो शरीर में फैल गया है,
तो वहां भी चिकित्सा होनी चाहिए। अर्लीस्ट पॉसिबल आप चिकित्सा करते हो तो चिकित्सा पूरी तरह से सफल होती है। जितना कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जितना टाइम जाता है, जितना वक्त उसमें बर्बाद होता है, उतना चिकित्सा करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बीमारी होने का? तो यह दोष है। तो ये अगर व्याधि निर्मिति की प्रक्रिया आप ध्यान में रखोगे तो समदोष का मतलब समझ पाओगे, और दोष वैषम्य मतलब रोग है ऐसा आप समझ पाओगे। शुश्रुताचार्य की व्याख्या या सुश्रुताचार्य की व्याख्या ये बताती है कि इन सभी का साम्य स्वास्थ्य है। तो ये बहुत आइडियल व्याख्या है। मैं इसको एक और तरीके से जनरली समझाने का प्रयास करता हूं कि एक आप स्केल रखे 0 से लेकर 100 तक, जिसमें काउंट्स है, जिसमें नंबर्स है, जिसमें 0 लेवल ये स्वास्थ्य है, आइडियल वन, जिसमें समदोष है, समाग्नि है, समधातु मलक्रिया सभी है, वो 0 लेवल में है। और 100 लेवल पे बीमारी है, जिसमें दोष भी बिगड़ गए हैं, वो शरीर में फैल गए हैं, अग्नि को बिगड़ा हुआ है, धातुएं बिगड़ चुकी है, और फिर कुछ व्याधि की उत्पत्ति हो गई है, तो ये 100 नंबर है। तो हम आइडियल स्वास्थ्य मानेंगे, नॉर्मल है 0, ये स्केल पे लाइन पे हम आइडियल स्वास्थ्य मानेंगे। और अगर ऐसा है कि दोष बिगड़ गए हैं, लेकिन अभी बिगड़ गए हैं, ज्यादा टाइम वक्त नहीं गया है, उनका बल भी कम है, अभी वो धातुओं के तरफ गए नहीं है, या धातु अच्छे बलवान है, वो उन्हें बिगाड़ नहीं दे रहे, तो हम 0 लेवल पे नहीं है, हम 10 पॉइंट स्केल पे 10 पॉइंट पे है। इसका आइडियली हम स्वस्थ नहीं है, फिर भी व्याधि निर्मिति की पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है करके हम उसको व्याधि नहीं मान रहे। अभी आइडियली हम वो व्याधि ही है, लेकिन हम उसको व्याधि नहीं मान रहे। तो व्याधि निर्मिति की प्रक्रिया ही दोष वैषम्य से होती है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दोष वैषम्य। तो इसीलिए वाग्भटाचार्य कहते हैं दोष वैषम्य हुआ मतलब रोग पैदा हुआ, अगर दोष सामने है तो निरोग अवस्था है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये आपको तत्व समझ में आया होगा। तो हम आगे की तरफ जाएंगे। फिर एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, शायद आया भी होगा, कि अभी तक हम कह रहे थे कि ये जो त्रिदोष है वो पंचमहाभूतों से बनते हैं, बराबर, पंचमहाभूतों से ही शरीर बनता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं कि उनमें बिगड़ने की, हमने उसकी व्याख्या शायद आपने पढ़ी होगी, दूषण स्वभावात् दोषाः, जिनका स्वभाव ही दूषण करवाना है या दूषित होना है, वो खुद दूषित होते हैं पहले, और वो स्टार्टिंग पॉइंट है व्याधि निर्मिति का या स्वास्थ्य का भी। वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो बाहर की आहार विहार जब हम करते हैं तो उनका संबंध पहले किस चीज से आता है। अगर वो अच्छे हैं तो दोष अच्छे रहते हैं तो व्याधि नहीं बनता, स्वास्थ्य अनुवर्तन होता है। अगर बाहर से चीजें आती है वो उनसे दोष बढ़ता है तो व्याधि निर्माण होता है। तो मूल सवाल ये है कि अगर ये पंचभूतों से ही बने हुए हैं तो इनमें दूषण स्वभाव क्यों आता है? ये बेहद जरूरी सवाल है कि ये बिगड़ते ही क्यों है, उनका पोटेंशियल ही ऐसा क्यों है कि ये खुद बिगड़ते हैं और दूसरों को बिगड़ने का पोटेंशियल रखते हैं, उनको क्षमता रखते हैं। तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आप ध्यान में रखिए। ये सूत्र भी मैंने कोट किया है, अभी आपको ये आप शायद जान चुके होंगे, च सु 28/4 ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने सूत्र कोट किया है उसका रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 28वां अध्याय, और उसका सूत्र नंबर 4। तो ये सूत्र दिया है, उसमें कुछ चीजें बोल्ड है, किट्टात वात पित्त श्लेष्माणः पुष्यन्ति। तो क्लियर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोषों का पोषण जो होता है इसी है, पंचमहाभौतिक द्रव्य है। जैसे शरीर हर समय क्षीण होता जाता है, वैसे वो दोष भी क्षीण होते जाते हैं, तो उनका भी पोषण करवाना बेहद जरूरी है। तो उनका पोषण कहाँ से होता है? तो वो किट्टात, अभी आपने ये पढ़ा होगा, सार किट्ट नाम की 2 चीजें हैं। सार का मतलब होता है, सॉरी, सार का मतलब होता है अच्छा भाग, और किट्ट का मतलब होता है मल भाग। अगर इन वात पित्त श्लेष्मा इनका पोषण अगर किट्ट भाग से, तो ये समझना इजी हो जाता है। पुष्यंती मतलब पोषण होना। तो इनका पोषण अगर किट्ट भाग से होता है तो हमें ये स्वभाव ऐसा इनका क्यों है ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये पोषण ही किट्ट से होता है। जैसे आपने काफी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि वो जुड़वा भाई रहते हैं,
एक रहता है अपने अमीर माता पिता के पास रहता है, और एक रहता है जो किसी स्लम एरिया में उसका पालन पोषण होता है। तो जाहिर तौर पे जो जिसका पोषण किट्ट भाग से होता हो उसका स्वभाव अलग रहेगा, वो दुष्टि के तरफ ज्यादा जाएगा, उसमें पोटेंशियल ये रहेगा कि वो दूषित करता है, उसका स्वभाव होता है। अगर हम उसको अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करते हैं बाद में, तो वो दुष्टि नहीं करेगा। इसीलिए पथ्य का, आहार विहार का महत्व बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए ऐसी चीजें आती है, अभी आपको ये शायद आप पढ़ेंगे कि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि तंडुल ये स्वस्थ हितकर है। तंडुल मतलब चावल, और माश, माश उड़द, ये द्रव्य उत्पन्न करने वाला है। तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि माश द्रव्य से किट्ट ज्यादा बनता है, तो दोष निर्मिति, दोषों को बिगाड़ना, ये चीज माश ज्यादा करेगा। और तंडुल इसमें सार भाग ज्यादा रहता है, मल भाग कम पैदा करता है, तो इसीलिए वो तंडुल नियमित सेवन करने योग्य द्रव्य है और माश नहीं। द पॉइंट इज, दोषों की दुष्टि का स्वभाव किट्ट भाग से पोषण होने की वजह से आता है, ये आप ध्यान में रखिए। इसीलिए पथ्य का, आहार का महत्व बहुत ज्यादा बनता है कि हमें ऐसी चीजें खानी है जिनमें शरीर में दोष वैषम्य ना पैदा हो और आगे जाके व्याधि की निर्मित प्रक्रिया न हो। आगे चलते हैं, जाते आप ये अभी आपने देखा होगा कि एक शब्द वात पित्त कफ, वायु पित्त और कफ, ऐसे हम नॉर्मली इस्तेमाल हम शब्द करवाते हैं, फिर भी ग्रंथों में कई जगह पे इसके कई कई सिनोनिम्स, पर्याय नाम आते हैं। इसमें शायद पर्याय नमानी हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कई सिनोनिम्स आते हैं ना। अभी ये शब्दों का अर्थ देखिए, संस्कृत लैंग्वेज एक जिसको दैववाणी कहते हैं, उसमें हर एक शब्द का कोई मूल धातु रहता है और उसका कोई अर्थ रहता है, जिसको निरुक्ति ऐसा बोलते हैं या व्युत्पत्ति, ऐसे दो टर्म्स है। तो मैं बताना चाहूंगा, आपने ये शायद पढ़ा होगा, वा गति गंधनयो हो, ये वात इसका मतलब ही है जिसमें गति ये तत्व शामिल है, इसका अर्थ वात है। पित्त का अपने ये सुश्रुत संहिता के सब रेफरेंस है, तप संताप है, जिनमें संताप, उष्मा होना, संताप होना, यही जिसका अर्थ है उस, तो पित्त शब्द से ये स्पष्ट है कि उसमें संताप है। और सिमिलरली कफ, इसका मतलब है कि एक्चुअली उसकी आप वो व्याख्या देखोगे तो केन फलति कफ, केन फलति इति कफः, केन जलेन फलति इति कफः, तो जल तत्व से जो बनता है उसको कफ कहते हैं। फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, गति निदर्शक ही शब्द है जो वायु है, संताप निदर्शक जो शब्द है उस शब्द का संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो अर्थ निकलता है वो संताप है, और कफ का जो जल तत्व से बढ़ता है वो कफ है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो जाहिर तौर पे जितने ज्यादा हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, ग्रंथ में इस्तेमाल किए होंगे, उनमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो आप समझोगे तो आप उसका और ज्यादा अच्छी तरीकों से अर्थ समझ पाओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समीरण, समीरण मतलब हमने ये शब्द देखा है, समीरण अग्नि को प्रेरणा देने वाला। तो ईरण मतलब आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो ईरण का मतलब है टू सेट इन मोशन, किसी चीज को प्रेरणा देना। अभी हमें ये पता है कि समीरण मतलब वायु है, तो इसका समीरण शब्द का जब इस्तेमाल होगा तो हमें ये जानना, इस शब्द से ही हम ये जान सकते हैं कि जो कुछ चीजों में गति दिलाता है, प्रेरणा देता है, ये अर्थ होता है। उसी तरह मैं सभी का अर्थ बता सकता हूं, लेकिन ये आप खुद जाके ऐसा कर सकते हो कि कोई भी डिक्शनरी लेके आप इसके मीनिंग एक बार जान लो तो आपको आसानी हो जाएगी। उसी तरह मरुत अगर आप शब्द देखोगे तो मरुत शब्द में आपको ऐसा आप पाओगे कि ये एक रुद्र गण का नाम है। रुद्र हमारे सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तत्व है, रुद्र मतलब महेश तत्व जो डिस्ट्रक्शन दिखलाता है, तो मरुत एक रुद्र गण है। तो जो वायु विकृत हुआ तो काफी सारे डिस्ट्रक्टिव पावर्स उसमें हैं, जैसे सृष्टि में भी होता है, ये अर्थ इंडिकेट करता है ये मरुत शब्द। ऐसे हर एक शब्द के आप अर्थ समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उदाहरण के तौर पे और एक लेते हैं, मातरिश्वा, ऐसा वायु को एक पर्याय नाम आता है।
तो ये नाम खुद इंडिकेट करता है मातरी श्वयति वर्धते इति मातरिश्वा। मातरी मतलब आकाश तत्व में कोई भी चैनल्स हो उसमें बढ़ने की क्षमता रखने वाला। तो जहां जहां पे ये स्पेसिफिकली शब्द इस्तेमाल होते हैं वहां पे इन शब्दों का अर्थ जानने से आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें समझ में आती है, इसीलिए अर्थों का महत्व है। उसी तरह पित्त के ज्यादा पर्याय नाम ग्रंथों में नहीं आए हैं, पित्त शब्द ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कफ का मैंने अभी बोला, जो जल तत्व से बढ़ता है वो कफ। सिमिलरली श्लीष आलिंगने, श्लीष आलिंगन श्लेष्मा बना है। तो जो दोनों चीजों को आलिंगन देना, ये शब्द हम मराठी में या हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। आलिंगन देना मतलब नजदीक लाना, जो दो चीजों को बाइंड करता है, नजदीक लाता है, जोड़ बनाता है, उसे श्लेष्मा कहते हैं। जाहिर तौर पे ये पृथ्वी प्रधान रहेगा, और कफ शब्द जब इस्तेमाल हो तो वो जल तत्व प्रधान रहेगा। तो ये आपको जानना आपके लिए जरूरी है। उसी तरह बलास शब्द जो बल की तरफ इंडिकेट करता है, ऐसे बताया गया है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते। बल, बलास का मतलब बल, शरीर में बल जो रखता है वो कफ दोष है। ज्यादा बल का कार्मुकत्व, कर्तृत्व, ये कफ दोष की तरफ जाता है। आगे जाएंगे। अभी ग्रंथों में इन दोषों के बारे में क्या क्या चीजें बताई है, ये शायद आपने पहले अध्याय में ही पढ़ी है, मैं उनके ज्यादा बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको बताई गई है। जैसे उनके स्थान है, उनके काल है, कहा वयो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादिका क्रमात वगैरह आपने पढ़ा होगा। उनके गुण बताए गए हैं जो पांचभौतिक तौर पे ही आपको जानने हैं। उनके प्राकृत विकृत कर्म बताए गए हैं। उन्हीं दोषों के प्राबल्य से अग्नि बनता है, या अग्नि में जैसे बात दोष प्रधान हो तो विषम अग्नि रहता है वगैरह, ये चीजों का दोषों के बारे में वर्णन आता है। कोष्ठ प्रकृति, ये चीजों का शारीर भाव का भी वर्णन दोषों के हिसाब से किया हुआ आप पाएंगे। और अगर आप बीमारी की तरफ देखते हो, ये सब प्राकृत चीजें हैं। अगर आप बीमारियों की तरफ देखते हो तो वृद्धि क्षय लक्षणानी, ये आपको आप देख पाओगे वाग्भट सूत्र चैप्टर 11, 11वां जो अध्याय है उसमें दोषादि विज्ञानीय करके, उनमें अगर ये दोष बढ़ता है, क्योंकि हमने बात की कि हम अनुमान गम्य है, हमें सुश्रुत संहिता में क्लियरली ऐसा वचन आता है कि दोषों का वैषम्य कैसे जानना है, तो वो अनुमान से जानना है। तो अनुमान से जानना है मतलब क्योंकि हम उसे देख नहीं, उनके कर्म वृद्धि कैसी दिखती है, ये वृद्धि के लक्षण आप्त प्रमाण से आपको दिए हुए हैं, वो आपको जानने हैं, आपको समझने हैं। वैसे ही अगर वो क्षीण होता है तो उसके लक्षण भी दिए हुए हैं। तो वो 11वां अध्याय आप शायद, मैं सभी को इंसिस्ट करूंगा आपके पाठांतर सत्र में भी उस पर शायद जोर रहे कि यह अध्याय आपका हर एक का आप उसको याद करेंगे, पाठ करेंगे, पठन करेंगे उसका। तो ये वृद्धि क्षय लक्षण है। षट क्रिया काल, जिसका जिक्र मैंने कुछ समय पहले किया था, जो चिकित्सा के काल है, लेकिन दोषों का वर्णन उसमें आया है कि संचय प्रकोप प्रसर, ये जो षट क्रिया काल है, अगर वायु का संचय शरीर में हो रहा हो तो उसके कुछ लक्षण बताए हैं। तो वो लक्षण हमें देखने हैं अच्छी तरह से, तो हम ये समझ पाएंगे कि वायु का संचय हो रहा है। और इमीडिएटली अगर हम चिकित्सा करते हैं तो दोष वैषम्य में हम इमीडिएटली ट्रीट कर पाते हैं, व्याधि होता ही नहीं है। जैसे अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, आपने शायद ये टर्म कॉमनली अभी सुनी होगी, मतलब स्वास्थ्य रखना है तो क्या करना है, तो अभी का ऐसा मानना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं, शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं देखने हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा है, आपको अच्छा आहार विहार रख के शरीर में दोष वैषम्य ना हो ये देखना है, आप बीमारी नहीं रहोगे, पहली चीज। और अगर कोई दोष का संचय प्रकोप हो रहा है तो उसको जानने के लक्षण दिए हुए हैं, जो रुग्ण ज्ञापक हो उसके भी पाद चतुष्टय में गुण बताए हैं, तो वो भी समझ पाएगा। और वैध होने के नाते इट्स योर इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि ये रुग्ण के शरीर में ये दोष का चय प्रकोप कुछ हो रहा है, और फिर उसको षटक्रिया काल, ये प्रकोप काल का है, उसको चिकित्सा करवानी है। ऐसी दोषों के बारे में वर्णन आता है। और सबसे आखिर में उपक्रम भी आते हैं, दोषों के बारे में उपक्रम भी आते हैं। अगर वात दोष बढ़ा है तो ये उपक्रम करवाने हैं, ऐसे उपक्रम आते हैं चिकित्सा के तौर पे। ये वर्णन आपको वाग्भट सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 13वां अध्याय में, जो दोषोपक्रमणीय नाम से है, वो आप उसको जानिए।
तो वो अध्याय है। तो ये दोषोपक्रम भी बताए हैं। तो आप इस तरह अगर आप देखते हो तो फर्स्ट ईयर में ही आपको प्राकृत से लेकर विकृति तक, उसकी चिकित्सा तक आप सभी जान पाओगे। अगर ये अध्याय आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, उनको समझोगे, तो फर्स्ट ईयर से भी आपको चिकित्सा करना बेहद आसान होता है। नहीं करनी है, लीगली हमें अलाउड नहीं है वगैरह, बराबर चीजें हैं, लेकिन ये आप फर्स्ट ईयर से उसको समझ पाओगे। बराबर, आप साथ में क्लिनिक्स अटेंड करोगे, पेशेंट्स देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एक्चुअली कैसे व्यवहार में लाते हैं, कैसे लाया जाता है, ये आप देख पाओगे। तो ये अगर आप अच्छी तरह से समझते हो तो आप अच्छी तरह से सचिन तेंदुलकर की टीम, ये याद रखो, ये आप कर पाओगे। अगर ये आप नहीं समझते हो तो दिक्कत ऐसे आती है कि रुग्ण हमारे पास कोई रिपोर्ट्स लेके आता है और फिर हमें उसका निदान नहीं अगर करने की आदत नहीं हो तो हम भटक जाते हैं, हम अच्छी चिकित्सा नहीं कर पाते। तो हमारा रोल ये है कि हमें हमारा निदान और हमारी चिकित्सा अच्छी तरह से करवानी है। एक पॉइंट खाली उपक्रम के हिसाब से रखना चाहूंगा। अभी हमने देखा कि पहले दोष बिगड़ते हैं, उसके बाद वो धातु या मल को, जिनको दूष्य कहा गया है प्राधान्य तौर पे, उनको वो बिगाड़ देते हैं। बाद में किसी जगह पे स्थान संश्रय होता है, किसी जगह पे स्थान संश्रय होता है, और फिर दोष दुष्यों का इस तरह मिलावट होती है जिसको सम्मूर्छना कहा है, उसके और उसके लिए चिकित्सा बताई गई है। तो चिकित्सा और उपक्रम, ये शब्दों में क्या अंतर है ये जान लीजिए। चिकित्सा व्याधि की होती है, चिकित्सा व्याधि की होती है जिनमें संप्राप्ति भंग, ऐसा शब्द इस्तेमाल आप बार बार अभी सुनोगे, जिनमें दोष दुष्यों की सम्मूर्छना, जो मिलावट हो चुकी हो उसको सेपरेट करना, उसको तोड़ना और फिर व्याधि का नाश करना, ये मेन उसका टारगेट रहता है। और अगर व्याधि बना ही नहीं है, खाली दोष बिगड़े हैं, जिसको भी हम दोष वैषम्य करके रोग मानेंगे, तो उसके लिए उपक्रम बताए गए हैं। फिर एक बार ये चीज दोहराऊंगा, अगर दोष वैषम्य उत्पन्न हुआ हो तो षटक्रिया काल में से संचय प्रकोप प्रसर तक दोषों के उपक्रम करवाना बेहतर होता है। और अगर दोष दुष्य एक दूसरे में मिलावट हो चुकी हो, उनमें सम्मूर्छना हो चुकी हो, उनमें उनमें मिलावट होके कोई व्याधि की उत्पत्ति हुई हो, तो वो संयोग, वो मिलावट, वो सम्मूर्छना दूर करने के लिए, जिसको संप्राप्ति भंग ऐसी टर्म कॉमनली इस्तेमाल होती है, उनके लिए चिकित्सा बताई गई है। तो तात्विक तौर पे उनमें ज्यादा अंतर नहीं आता। उपक्रम, संप्राप्ति भंग के उपक्रम भी दोषों के उपक्रम के तरह भी होते हैं बहुत ज्यादा तौर पे, लेकिन इनमें हल्का ये अंतर है, ये बताना चाहूंगा। अभी ये बारीकियों में मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा क्योंकि आपने ये सब पहले अध्याय में पढ़ा है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ऊपर के भाग में, नीचे के भाग में, मध्य के भाग में, वात पित्त कफ, ये आप जानते हैं। खाली एक चीज उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि कफ अगर गुरु है, अगर गुरु है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और वात अगर लघु है तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इसके दो जवाब दिए जाते हैं। शरीर में उल्टा है, शरीर में कफ ऊपर के भाग में है, वात नीचे के भाग में है। तो जवाब ऐसे दिया जाता है कि मानवीय शरीर चलन वलन आदि क्रिया करता है, तो उसके लिए वात का नीचे होना बेहद जरूरी है। उसका अलग रूप से देखेंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो उनकी जड़ें होती है उनमें गौरव ज्यादा होता है, कफ दोष हम कह सकते हैं उनमें ज्यादा है, तो वो मूवमेंट्स नहीं कर पाते। तो इसीलिए मानवीय शरीर, क्योंकि उसको चलन वलन आदि क्रिया है, तो वात नीचे की तरफ है। ये एक नजरिया है। और सुश्रुताचार्य एक अलग ही एंगल उसको बताते हैं कि पित्त बीच की तरफ और कफ ऊपर क्यों है। कहीं ऐसा ना हो कि पित्त की वजह से कफ ही पिघल जाए। तो उसके लिए सुश्रुताचार्य ऐसा, और डल्लन टीकाकार ऐसा स्पष्टीकरण देते हैं कि पित्त का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। तेज महाभूत ये ऊर्ध्वगामी है। आप देखोगे तेज की ज्वाला, हम फायर जब अग्नि लगाते हैं तो वो ऊपर की तरफ फैलता है, नीचे की तरफ नहीं फैलता। तो पित्त ऊपर की तरफ है, और फिर कफ जिसका स्थान आमाशय है वो पित्ताशय के ऊपर है। क्योंकि किसी चीज को का पाक करना हो, पचन करना हो,
तो अग्नि ऊपर है तो जो पचन करवाने योग्य जो चीज है वो ऊपर रहनी चाहिए, इसीलिए कफ दोष ऊपर है, आमाशय ऊपर है और पित्त का स्थान नीचे है, ऐसा भी कहा गया है। फिर ये उन दोषों के काल ये दिन के हिसाब से दिए यहाँ पे स्लाइड में है, लेकिन खाने के बाद वगैरह वगैरह कौन सा दोष प्रबल रहता है ये आपने पढ़ा है, तो उसके बारीकियों में नहीं जाऊंगा। ये दोषों के गुण दिए हुए हैं जो मैंने चार्ट फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं। अभी ये आप ध्यान में रखिए कि गुण जानना बेहद जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं कि किसी रुग्ण में वात प्रकोप हुआ है, तो ये जानना पहली चीज बेहद जरूरी है कि वात प्रकोप हुआ है, पित्त कफ प्रकोप नहीं है, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन चिकित्सा के लिए ये काफी नहीं होता, चिकित्सा के लिए इनकी बारीकियों को जानना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर कोई रुग्ण आहार के समय स्निग्ध गुण का सेवन ही नहीं, स्निग्ध गुण से अभी ये ज्यादा उसका प्रचार है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा करके तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है, या फिर स्निग्ध गुण का सेवन ही नहीं करता, तो रुक्ष गुण से वात बढ़ता है। तो मेरी चिकित्सा उष्ण गुण की नहीं होनी चाहिए, मेरी चिकित्सा वात के विपरीत स्निग्ध गुण की होनी चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह है कि दोषों का कौन सा गुण बढ़ा है, एक गुण या अनेक गुण भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ही समय पे रुग्ण ऐसा आता है कि वो स्निग्ध सेवन ही नहीं करता, साथ में शीत जल पान करता है, या हमेशा एसी में काम करता है, या हमेशा कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, तो रुक्ष और शीत ये दो गुण बिगड़े हैं, ऐसा जान के उनके विपरीत स्निग्ध और उष्ण गुण की चिकित्सा हमें करवानी है। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये दोषों का कौन सा गुण रुग्ण के शरीर में बिगड़ा है, तो ये गुण जानना बेहद जरूरी बात बनती है। तो इस हिसाब से ये सूत्र आप सबको शायद याद होगा, ने लर्न बाय हार्ट पठन किया होगा उसका, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलाहा। खाली उसके जो व्याख्या है, जो टीका हेमाद्री टीका में आई है वो देखिए। तो मैं थोड़े कुछ चीजों पे आपका गौर करना चाहूंगा। जैसे अभी हम रुक्ष और स्निग्ध गुण के बारे में बात कर रहे थे, तो ये देखिए, रुक्ष गुण है शोषणे रुक्षः और स्निग्ध गुण का कर्म दिया है क्लेदने स्निग्धा। तो अगर आप इनका डिक्शनरी मीनिंग या ट्रांसलेशन देखने जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, रुक्ष गुण मतलब ड्राई और स्निग्ध गुण मतलब मॉइस्ट। ये इतना सीमित अर्थ नहीं है। जो शोषण करने की शक्ति रखता हो वो रुक्ष गुण है। तो शोषण करने की शक्ति मतलब ये खाली ऐसा नहीं है कि वो मॉइस्टनेस कम करेगा, खाली ड्राई करेगा। शोषण मतलब ये तो अर्थ है ही कि वो द्रव भाग का शोषण करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो शरीर में जो जो भी द्रव प्रधान अंश है, जैसे कि रक्त द्रव प्रधान है, रक्त, फिर मज्जा द्रव प्रधान या उसमें स्निग्ध गुण है, शुक्र धातु जिसमें स्निग्ध गुण है, उसका भी शोषण करने की क्षमता जो है वो रुक्ष है। तो ये समझने में आसानी होती है। और फिर शरीर का भी शोषण करेगा जिसमें स्निग्ध गुण नहीं रहेगा। तो रुक्ष गुण इतना सीमित अर्थ, ड्राई इतना सीमित अर्थ नहीं, उसका ऑपोजिट गुण आप जब देखोगे तो आप ये ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे, ये सभी गुणों के लिए एप्लीकेबल है। आपने ये पहला अध्याय पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको पढ़ाया जा चुका है करके मैं इसके ज्यादा बारीकियों में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये व्याख्या आपको याद रखनी, इनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखना बेहद जरूरी है। इनके और डिटेल्स आप अगर पढ़ना चाहते हो, जो आप, मेरा मानना है आप जरूर पढ़िए, जो सुश्रुत सूत्र चैप्टर 46 में आए हैं। जैसे यहाँ पे स्तंभने शीता, स्तंभने हिमा लिखा है, वैसे शीत गुणों के और कर्म सुश्रुताचार्य ने दिए हुए हैं। तो वहां पे और शीत मतलब यही सभी गुणों के और कर्म सुश्रुताचार्य ने दिए हुए हैं, वो आप जरूर पढ़िए ताकि आपको गुण समझने में आसानी होगी। आगे जाते हैं। नौ ये प्राकृत कर्म की स्लाइड है। या भी अपने पंचमहाभूत के तौर पे या वात कलाकलीय का जो सूत्र देखा था, उसमें हमने ये सब देखा है कि उच्छ्वास उच्छ्वास ये सभी चीजें वायु के प्राकृत कर्म है। वैसे भी पित्त के शुत्रुड, प्यास लगना, भूख लगना, ये सब पित्त के प्राकृत कर्म है। जैसे कुछ मानसिक भाव भी है, जैसे मेधा, बुद्धि, धीश जो है वो पित्त के भाव है। बुद्धि नहीं, मेधा मतलब ग्रंथाकर्षण शक्ति ऐसा बताया गया है। तो ये पित्त के प्राकृत कर्म है। और उसी तरह कफ के स्थिरत्व देना, स्निग्धत्व देना, संधिबंध अच्छे रखना, जॉइंट,
हमने देखा था श्लिष आलिंगन ऐसा ही धातु है। तो दो चीजों को बांधे रखना ये कफ के कर्म है, और क्षमा आदि जो मानस भाव है ये भी कफ के प्राकृत कर्म है, ये आपने पढ़ा होगा। अभी उसी तरह हर दोष के विकृत कर्म की लिस्ट भी ग्रंथों ने दी हुई है। ये रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12th चैप्टर 12वां अध्याय, जो आप देख पाओगे। तो ये हर एक शब्द का मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात पे जरूर फोकस करूंगा, ये कर्म अगर आप उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इनको गुणों की तरफ से समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पे स्रंस, इसका अर्थ होता है, आपको अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे समझने के लिए मैं आपको इसका इंग्लिश मीनिंग बताता हूँ, जो डिसलोकेशन के नजदीक जाता है। कोई भी चीज आपके खुद के स्थान से अगर भ्रष्ट होती है, स्रंस और भ्रंश से दो टर्म आते हैं, तो उसको स्रंस कहा गया है। अभी हमने देखा है कि ये कफ का कर्म है, दो चीजों को बांधे रखना ये कफ का कर्म है। इसका मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ कफ कम हुआ है और वात बढ़ा हुआ है। अगर ऐसी चीज है तो वो चीज रखने के लिए, बांधे रखने के लिए आपको रुक्ष गुण का विचार करना, स्निग्ध गुण का विचार करना जरूरी बनता है। तो ये इस तरह से गुण के तौर पे आप अगर देखोगे तो आपको ये जानने में, उसकी चिकित्सा करने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह हर एक ये कर्म का मीनिंग तो आपको समझना ही है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये आप कैसे कर पाओगे, ये कहना भी आपके लिए बेहद जरूरी बनता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर आप बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे, अगर कोई आदमी आपके पास आता है, जैसे कुछ उदाहरण उसके दे देता हूँ। जैसे कोई आदमी आता है गुदभ्रंश लेके, रेक्टल प्रोलैप्स, जिसका गुदा बाहर आती हो उसको, या फिर कोई आदमी आपके पास आता है जिसको शोल्डर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है या हुआ है, तो उसको जगह पे बिठाना, ये एक तो एक चीज होती ही है हर एक तौर पे। जैसे रेक्टल प्रोलैप्स है, गुदभ्रंश है, गुदों को अंत प्रविष्ट करना ये चिकित्सा है ही, शोल्डर जगह पे बिठाना ये तो चिकित्सा है ही, लेकिन खाली बिठाने से वो उसी तरह रहता नहीं है, उसको वहां पे बंधाए रखने के लिए प्राकृत कफ को बढ़ाना भी जरूरी होता है। तो वो रुक्ष स्निग्ध गुण से ही, मतलब अपोजिट गुणों से ही करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसी तरह अगर आप हर शब्दों का मीनिंग, ये सूत्र मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि ये सूत्र आप याद ही रखिए, पठन कीजिए उसका अच्छी तरह से। उसके जो भी आप सूत्र याद करते हो उसके आपको अर्थ समझना बहुत जरूरी है, उसका अंडरस्टैंडिंग गुणों के लेवल पे होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप इसके बारे में सोचिए, तो आप उसकी अच्छी चिकित्सा व्यवहार में कर पाओगे। वैसे ही पित्त के भी विकृत कर्म दिए हुए हैं, तो इसके भी ऐसे ही चीजें बता सकता हूँ। जैसे कोथ करके पित्त का एक विकृत कर्म दिया है। कोथ मतलब प्यूट्रिफिकेशन, कोई भी शारीर भाव का में कूजन पैदा होना, जिसको प्यूट्रिफिकेशन ऐसे बताया जाता है। तो अगर ये कोथ पैदा हुआ है, ऐसा एक बड़ी बीमारी कुष्ठ नाम की में वर्णित है, कुष्णाति वपु, जिसमें शरीर में कोथ प्रक्रिया बढ़ती है। तो ये चिकित्सा पित्त की विकृति इसमें प्रधान है करके, उसमें घृतपान काफी ज्यादा मात्रा में आता है, जो पित्त का प्रधान उपक्रम है। या अभी ये तो ग्रंथोक्त हुआ, अगर आपके पास कोई मरीज आता है जो अभी के भाषा में जिसको डायबिटिक फुट या गैंग्रीन कहा जाता है, तो एक तरह की कोथ प्रक्रिया है। आपको उसमें पित्त की विकृति जानकर पित्तघ्न चिकित्सा करवाने की जरूरत पड़ती है। तो जो चीजों का ग्रंथों में वर्णन है उसकी तो चिकित्सा आप कर पाओगे ही, लेकिन जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि वो शाश्वत है, किसी भी सदी की जो बीमारियां है वो चिकित्सा करने की उसमें क्षमता है। अगर आप ये अच्छी तरह समझोगे तो मान लीजिए गैंग्रीन ये शब्द हमारे ग्रंथों में नहीं है, फिर भी उसकी चिकित्सा हम अच्छी तरह से करते हैं। आप जब पेशेंट्स देखोगे, वैद्य को पेशेंट ट्रीट करते देखोगे, तब आप ये आसानी से समझ पाओगे, हाँ ये तो आसानी से ठीक होता है। ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहाँ पे कोथ प्रक्रिया ज्यादा है तो वो असाध्य भी हो सकता है, ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। साध्यासाध्य का जानना ये भी बेहद जरूरी होता है। उसी तरह कफ के कर्म भी दिए हुए हैं, तो अभी हर एक की बारीकियों में नहीं जाऊंगा। दोष और अग्नि ये तो आपने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है। एक समाग्नि भी है, लेकिन मैंने खाली दोषों के हिसाब से अग्नि का वर्णन, कोष्ठ का वर्णन या फिर प्रकृति का जो वर्णन ग्रंथों में आया है, ये वाग्भट का मूल सूत्र है, तो ये दिया हुआ है।
उसके प्रकृति के बारे में, उसके संसर्ग से और मतलब साम्यावस्था से एक अलग प्रकृति बनती है, ऐसा भी वर्णन है। यहाँ पे खाली दोष और प्रकृति ये रिलेशन बताने के लिए ये चीजें मैंने बताई है। फिर वृद्धि के लक्षण और क्षय के लक्षण ये ग्रंथों में दिए हुए हैं। इनका भी गुणों की तरफ से आपको सोचना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कंप शरीर में पैदा हुआ हो, कोई शरीर भाव में कंप हो, कंपन होता हो, हिलता हो, स्थिर नहीं रह रहा, वात वृद्धि का लक्षण है। आप आसानी से समझ सकते हो कि इसमें चल गुण प्रधानता बड़ा है, तो आपको स्थिर गुण की द्रव्य चिकित्सा करना जरूरी होता है। तो ये फर्स्ट ईयर के तौर पे, प्रथम वर्ष समझ लोगे तो भी अभी काफी है। आप आगे और जानोगे कि ये कंप में और कौन कौन से गुण आप बिगड़े हुए पाते हो और उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है। जैसे और एक उदाहरण के तौर पे उष्ण कामित्व, आपको पता है कि वैशेषिक दर्शन में पढ़ोगे कि वायु अनुष्ण शीत लिखा है, वो जो उष्ण भी नहीं है और शीत भी नहीं है, नाइदर उष्ण नॉर शीत, लेकिन आयुर्वेद में चिकित्सा के हिसाब से उसे शीत माना गया है। तत्र रुक्षो लघु शीतः, शीत बोला गया है। तो जब वात बढ़ता है तो विपरीत गुणेच्छा होती है, शरीर भी ऐसा प्रयास करता है कि उल्टी चीजों का वो इच्छा पैदा उत्पन्न होती है, जो उष्ण कामित्व है। तो अगर ऐसे होता है तो ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है कि शीत गुण बढ़ा हुआ है और हमें उष्ण गुण से चिकित्सा करनी है। वो चाहे अभ्यंतर आप उष्ण द्रव्य दो या बाहर से कुछ गुरु प्रावरण जैसे कवर करो अच्छी तरह से, ये भी हो सकता है। स्वेदन दो, ये भी चिकित्सा हो सकती है। तो गुण कौन सा है ये जानना आपको जरूरी है। ऐसे हर एक तत्व के बारे में आप जान पाओगे। तो ये वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, ऐसे लक्षणों का यहाँ पे संग्रह किया है, जो आप आगे आपके आगे के सत्रों में आप पढ़ने ही वाले हो। खाली दोष कंसेप्ट के बारे में मैं ये खाली चीज बताना चाहूंगा, जो उपक्रम बताते अभी मैं आखिरी कुछ 5-10 मिनट में बताऊंगा कि ये तो लक्षण आपको दिए हुए हैं, आपका काम इतना ही है उनको अच्छी तरह से याद रखना है, उनको समझना है कि ये शरीर में कैसे हम जानेंगे तो चिकित्सा करना बेहद आसान होता है। मेरा मानना आज ये है कि आपको ये आप पढ़ोगे, आप कुछ चीजें पढ़ी है, कुछ चीजें पढ़ोगे, आपको ये दोषों का कंसेप्ट अच्छी तरह स्वास्थ्य में और चिकित्सा में आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपको समझना, या ये आपको उसके ग्लिम्स देना, ये मेरा प्रधानता रोल है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर क्षय लक्षण भी ऐसे ही ग्रंथों में दिए हुए हैं। वाग्भट सूत्र, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, चैप्टर 11, 11वां अध्याय, इसमें नोट किए हुए हैं। ऑब्वियसली जाहिर तौर पे जब वात क्षीण होता है तो शरीर की क्रियाएं, गतिविधियां कम होती है, ऐसा मेनली आपको पाया जाएगा। पित्त कम होता है तो अग्नि के तत्व, उष्ण गुण के तत्व कम होते हैं, ऐसा पाया जाएगा। और कफ में शरीर के जो भी भाव है, कफ स्थैर्य देता है, कफ बांधे रखता है, तो वो भावों में आपको दिक्कत पैदा हुई है, ऐसा कफ क्षीणता में दिखाई देगा। अभी हमेशा एक ऐसा डिबेट रहता है कि दोषों के क्षय से व्याधि होता है या नहीं होता। तो इसका ज्यादा डिबेट करवाने की, उसके बारे में ज्यादा कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है। ग्रंथ खुद बताते हैं कि संसर्ग और सन्निपात वृद्धि और क्षय दोनों से होता है, तो क्षय से भी व्याधि उत्पन्न होते हैं, ये तो क्लियरली ग्रंथों में बताया गया है। खाली जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये बात जानना जरूरी होता है कि चिकित्सा या जो संप्राप्ति जिसमें वर्णित की होती है उसमें हमें दोषों की वृद्धि का ही हमेशा जिक्र होता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि वृद्धि से व्याधि उत्पन्न होते हैं, वो संप्राप्तियां ज्यादा है। और अगर मैं अभी ऐसा कहता हूं कि वात क्षय हो गया हो, और उसमें आप अभी जाहिर तौर पे यहाँ पे देखोगे तो श्लेष्म वृद्धि के लक्षण पाए जाते हैं, तो ज्यादा तौर पे ऐसा उसका स्पष्टीकरण देना योग्य है कि अगर किसी रुग्ण में वात के क्षय हो, वात का क्षय हो, तो कफ वृद्धि के लक्षण मिलते हैं, तो हम उसको टेक्निकली चिकित्सा करते समय कफ वृद्धि ऐसा मान के चिकित्सा करते हैं, तो ये वात क्षय ही है, ऐसा मैं यहाँ पे खाली आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा और आगे जाऊंगा। अभी उसी तरह से हर दोषों के उपक्रम दिए हुए हैं। अभी ये उपक्रम का श्लोक है, मूल सूत्र जो दोषोपक्रमणीय अध्याय से है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 13, और ये उसके जस्ट उपक्रम वही सूत्र के खाली अलग अलग लिखे हैं। तो अभी
जैसे मैं गुणों के बारे में बता रहा था, एक गुण ध्यान रखिए, इसमें हर एक गुणों का आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, बराबर, ये गुण वायु के बताए गए हैं। अगर रुग्ण में वात का रुक्ष गुण बढ़ा है तो ऑब्वियसली आप स्नेह गुण से चिकित्सा करेंगे। अगर लघु गुण बढ़ा है तो गुरु गुण से चिकित्सा करेंगे। अभी यहाँ पे गुरु गुण कौन सा है, तो सिंपल एकदम से आसान आपको जवाब दूंगा कि आप भोज्य मतलब खाने पीने की चीजें कैसी हो, अगर वात शरीर में बढ़ा है तो स्वादु, अम्ल और लवण। आप इन रसों का अगर गुरु और लघु इन हिसाब से अगर देखोगे तो स्वादु रस, मधुर रस सबसे गुरु है, ऐसा आप पाओगे। तो अगर किसी रुग्ण में लघु गुण से शरीर वात प्रकोप है तो आप गुरु गुण का मतलब मधुर रस का इस्तेमाल करोगे। इतना आसान आप अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे सोचो, वो सबसे आसान बात होती है। वैसे ही जैसे रुक्ष लघु दोनों का बताया, अगर शीत गुण से वायु बढ़ा हो तो उष्ण गुण की चिकित्सा करवानी है, तो उसके लिए स्वेद ये सिंपल उपक्रम है। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप अभी इतना सिंपल अगर उसका एनालिसिस कर पाते हो, ये समझ पाते हो, तो चिकित्सा करना एकदम आसान बनता है। जैसे मैं काफी बार बताता हूँ कि अगर मैं वही उदाहरण ले लूं कि मैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को बैटिंग करते समय देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है बैटिंग करना कितना आसान है। लेकिन अगर मुझे वो खुद पैड पहना दिया जाए, वो नील्स वाले शूज, हील्स वाले जो शूज रहते हैं वो पहनाए जाए, थाई पैड लगाया जाए, हेलमेट लगाया जाए और मेरे हाथ में बैट थमा दी जाए, तो ये पता चलता है कि बैटिंग करना इतना भी आसान नहीं है। उसी तरह हम अगर ये अंडरस्टैंड कर पाते कि हम जो चिकित्सा देख रहे हैं हमारे सीनियर्स की, हमारे सर मैम जो भी है उनकी, तो वो को कैसा इस्तेमाल कर रही है, अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है ये अच्छी एकदम आसान बात है। वो है ही आसान। आप जितना उसके बारे में सोचोगे समझोगे, उतना व्याधि चाहे कौन सा भी हो, आप उसका उपक्रम, उसकी चिकित्सा करना आपके लिए बेहद आसान होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ केसेस बताऊंगा तो आपको उसका कॉन्फिडेंस या दोषों का, ये खाली थेरोटिकल चीजें नहीं है, ये समझने में आसानी होगी। कुछ उदाहरण आपको खाली बताऊंगा कि काफी सारे पेशेंट्स, अभी पेशेंट्स आपको ऐसे फोन करते पाओगे आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तब, कि एकदम से सुबह सुबह या रात को फोन आता है कि बहुत पेन हो रहा है, और लोगों को भी पता होता है कि किडनी स्टोन के पेन कैसे रहते, तो वो रिनल कोलिक ऐसा उसको टर्म इस्तेमाल होती है। तो मैं उसके अभी निदान या उसका कैसे निदान करवाने ये चीजों में नहीं जाने वाला। मैं खाली दोषों के उपक्रम कैसे होते हैं ये आपको जानने में आसानी हो, ये समझाना मेरा मतलब है। तो इसका आसानी का आंसर, अभी बहुत सारे वैद्य ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भाग में दर्द है, शूल है, तो वात की वजह से है, स्नेहपान उसका उपक्रम है। तो बहुत सारे पेशेंट वैद्य ऐसे बताते हैं कि आप एक काम करो, थोड़ा घी ले लो और उसका 30 ml 50 ml ऐसा कुछ घी, उसको पतला करो और वो पी लो, स्नेहपान हो गया। और ऐसे काफी सारे वैद्य के अनुभव आप सुनोगे, आप देखोगे, मैंने भी काफी पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है कि ऐसा करने से रुग्ण का दर्द चला जाता है। फिर बाद में दर्द चला गया मतलब सभी चिकित्सा हुई, ऐसा नहीं रहता। लेकिन ऐसा हमारे दिमाग में रहता है ना कि इमरजेंसी में आयुर्वेद में कुछ चीजें नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आपको गुण दोष अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो सभी चिकित्सा आप कर पाते हो। उदाहरण के तौर पे और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे परिषेक कर का एक उपक्रम आया है। परिषेक मतलब पोरिंग, सेचन। तो ये तो काफी कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा है। जैसे वात रक्त नाम की एक बीमारी है, उसमें अगर दर्द ज्यादा मात्रा में हो तो बहुत सारे परिषेकों का वर्णन आया है। तो इतना कॉमनली इस्तेमाल होने वाला उपक्रम है कि अगर कोई रुग्ण आपके पास आता है जिसमें वातर कोई जोड़ है, छोटा जोड़ जो ये संधि है जिसमें काफी ज्यादा शूल हो, तो कॉमनेस्ट थिंग घी पतला करना है और उसकी धारा करवानी है। तो आप अगर ये पेशेंट्स ऐसे देखोगे जो चलते समय मतलब चल भी नहीं पा रहा था, और एक परिषेक के बाद 10 15 20 मिनट आधे घंटे के बाद वो चलते दौड़ते जा सकता है, तो आपके दिमाग में से ये चीजें चली जाएगी कि आयुर्वेद आसानी धीरे से काम करता है। इतनी सिंपल चीजें रहती है। अगर आपको खाली दोषों के बारे में, व्याधि के बारे में अच्छी जानकारी हो तो काफी ज्यादा फायदा होता है। दूसरा परिषेक का उदाहरण दूंगा। आप अभी चिकित्सा देखोगे तो भग्न चिकित्सा, फ्रैक्चर्स में हमें ऐसा लगता है कि इसमें आयुर्वेद में कोई चिकित्सा नहीं। तो आप देखोगे
तो परिषेक उपक्रम इसमें काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, जिसमें कॉमनली अभी सभी वैद्य इस्तेमाल करते, कोई भी तेल का, घृत का, दुग्ध का परिषेक आप कर सकते हो। कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज है मुरीवेन्ना नाम का तेल आता है। तो उस तेल से धारा करोगे तो जो फ्रैक्चर साइट, भग्न स्थान का जो शूल रहता है वो इमीडिएटली कम होता है। काफी सारे पेशेंट में ये सभी वैद्यों ने इस्तेमाल किया है, उसका अनुभव किया है, आप भी करोगे। लेकिन आपके दिमाग से ये चीज जानी चाहिए कि ये काम नहीं करते। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ऐसा ये नहीं है कि आपके दिमाग में फेडरर नहीं आना चाहिए कि मुझे पेन किलर कैसे इस्तेमाल करना है, नहीं। मेरे दिमाग में मेरे साइंस का कौन सा गुण बिगड़ा है, क्या हुआ है, उसके हिसाब से अगर अपनी टीम आप खुद बनाते हो तो उस तरह से आप सोचने का प्रयास करते हो, ऐसा पोटेंशियल आप में लाते हो, तो ये चिकित्सा करना बेहद आसान होता है। इसी तरह सुखशीलता के तौर पे और एक वात का उपक्रम है सुखशीलता। अगर आप पढ़ोगे कि चिंता करने से वात बढ़ता है, तो अगर अभी ये तो इस सदी का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि चिंता ज्यादा रहती है, लाइफ बदला हुआ है, काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, तो चिंता काफी ज्यादा होती है, तो उससे वात बढ़ता है। ये ध्यान में रख के ये जरूरी होता है कि आपको वात शमन करना है। तो अरे कुछ नहीं, हफ्ते में एक बार छुट्टी ले लो, ये सुखशीलता है, इसका प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, ये उपक्रम है। दूसरी चीज, अगर चिंता से रुक्ष गुण बढ़ता है, उससे वात बढ़ता है, तो स्नेहपान करना, नियमित आपके आहार में घी होना चाहिए, ये बताना, ये भी उपक्रम है। और तीसरी चीज, अगर चिंता से वात बढ़ता है तो जरूरी हो तो शिरोभ्यंग करना, जरूरी हो तो मतलब चिकित्सा के तौर पे आप करोगे ही, यही चीजें दिनचर्या में बताई गई है कि शिरोभ्यंग विशेषण शिर श्रवण पादेशु शीलयेत, तो ये करवाना, ये चिकित्साएं है। तो ये सिंपल सिंपल बीमारियों से लेकर कोई भी बड़ी बीमारी लेकर अभी रुग्ण आपके सामने आता हो, तो आपको खाली यही चीज देखनी है कि कौन सा दोष बिगड़ा है और कौन से धातु स्थित है। बस ये दो तीन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, उसका हेतु क्या है, तो आप चिकित्सा कर पाओगे। वैसे ही पित्त का उपक्रम भी नोट किया हुआ है, ये आप आगे पढ़ने वाले हो। एक दो तीन चीजें मैं खाली बताऊंगा। एक तो पुनर्वसु चिकित्सालय में ही एक रुग्ण एडमिट था, जिसकी चिकित्सा वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर कर रहे थे। मेरी ये केस हमेशा याद इस चीज के लिए रही है कि पित्त का उपक्रम, आप यहाँ देखोगे कि गंध सेवन करवाना है, सुगंधी शीत और रुद्र गंधों का सेवन करना, ये पित्त का उपक्रम है। हमारे दिमाग में ये चीज हम याद रखते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं इस्तेमाल करते। ये केस उसी के वो हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि वो पेशेंट था, किसी शायद कैंसर से पीड़ित था, और ये पता था सभी को कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन उसको काफी ज्यादा आरती थी, वो इरिटेशन ज्यादा था, वो अच्छी मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी था, बॉडी लेवल पे भी था। तो उसको, मुझे याद है सर ने बताया था कि बहुत सारे फूल उसके रूम में, जो जिस रूम में वो एडमिट था, उस रूम में बहुत सारे फूल उन्होंने लाने के लिए बोले और वहां पे रखने के लिए बोले। किस चीज के लिए, कि वो सुगंधी गुण जो है उसका सुखानुबंध क्रिएट करेगा, पित्त का शमन करेगा और उसको थोड़ी राहत मिलेगी। मानो वात व्याधि असाध्य है, ठीक नहीं होगा पूरा, लेकिन उसको कुछ हद तक आराम देना ये हम कर सकते हैं। ऐसे ऐसा गंध सेवन की चिकित्सा याद आई करके बताई। और बाकी सारे सौम्य भाव है, प्रदोष काल है, जो दिन और रात्रि का जो जॉइंट वो काल बताते हैं, जिसमें सनसेट हुआ है, सूर्यास्त हुआ हो, और आगे का जो प्रहर है या शायद एक मुहूर्त है, उसको प्रदोष काल बोलते हैं, या दो मुहूर्त है शायद, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। लेकिन वो प्रदोष काल है, वो पित्त का उपक्रम है। तो पित्त के रुग्ण को हम ये बता सकते हैं कि उस काल में आप थोड़ा रिलैक्स रहो, ये चिकित्सा है, ये ध्यान में रखो। बाकी चिकित्सा के तौर पे आप काफी सारे द्रव्य इस्तेमाल करोगे, विरेचन इस्तेमाल करोगे, ये तो है ही, लेकिन आप पित्त का उपक्रम आप पढ़ोगे तो आप ये जान जाओगे कि विहार चिकित्सा काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाई गई है, क्योंकि उसका मन शांत रखने के लिए वो जरूरी होती है। और सिमिलरली कफ का उपक्रम भी इसी तरह बताया गया है कि जिसमें ज्यादातर कफ ये स्निग्ध, स्थिर इन गुणों का है, मंद ये गुणों का है। तीक्ष्ण शोधन, जो मध्य दीर्घकाल स्थित, कि जो शरीर में उस कफ को हिला सके, उस कफ को बाहर निकाल सके, शोधन कर सके या शमन कर सके, उस तरीके के चिकित्सा तत्व कफ के उपक्रम में बताए गए। उपक्रम के बारे में जरूरी है कि
शोधन उपक्रम भी बताए गए हैं और शमन उपक्रम भी बताए गए हैं। शोधन उपक्रम आपने अभी जाना होगा कि जब दोष अति मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उनको साम्यावस्था में लाना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको शरीर से बाहर निकालना, इसे शोधन कहते हैं। ये तो आयुर्वेद की विशेषता है। लेकिन जब दोष अल्प मात्रा में हो तो उनको शोधन से नहीं, शमन से ही चिकित्सा की जाती है। तो इसका वर्गीकरण आप विविध प्रकार से कर सकते हो, गुणों के लेवल से कर सकते हो। ये जानोगे तो आप कौन से भी रुग्ण की चिकित्सा कर सकोगे, आपका स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य अच्छी तरह से आप रख पाओगे। तो आज का मेरा त्रिदोष कंसेप्ट, त्रिदोष सिद्धांत, ये सेशन मैं जो रखना चाहता था आपके सामने रखा है। आपने सभी ने संयम से पेशेंटली उसको सुना, इसीलिए आपका सभी का धन्यवाद। और पुनर्वसु चिकित्सालय ने मुझे ये अनुमति दी, मुझे ये आज्ञा दी कि ये आपने ये लेक्चर करवाना है, तो उनका भी, मैनेजमेंट का मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आपको किसी शंका है, अभी पूछ सकते हो या बाद में भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। थँक यू। थँक यू सो मच सर. काही शंका आहेत कोणाला? विचारतात कोणी का नाहीये तसं? एक दोन जणांना असतील तर विचारा. हा. कोई डाउट है किसी को?